जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन वाले सब साथ हैं? स्टार्ट करें हम आज की क्लास। देखें, टैक्स स्पेसिफिकली सेल्स टैक्स, ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ओवरऑल कि जो न्यूमेरिकल में हर चीज़ मिक्स हो के आएगी, कोई इंडिविजुअली चीज़ नहीं आएगी। मैं आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, अगर तो इसको डेली की बेसिस पे रिवाइज करते जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जो भी एग्जांपल्स बनाऊंगा ना, उसमें पिछले दिन की एग्जांपल तो होगी ही होगी। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अकेला टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपॉर्चनमेंट की, तो वो भी एक ही सवाल में टेस्ट होगी। अगर मैं बात करूँ रिटेल प्राइस टैक्सेशन की, वैल्यू ऑफ सप्लाई की, रेट ऑफ टैक्स की, वो भी एक ही सवाल में टेस्ट होगा। और अगर मैं इसके साथ ये बात करूं कि आपके ऊपर फर्दर टैक्स लगना है नहीं लगना, ये क्या होता है मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कि वो भी की सवाल में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, टैक्सेबल गुड की परचेज हो, सप्लाई हो, सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? आपकी एक ही सवाल के अंदर आती हैं। तो हमें करना क्या है कि मैं जो जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इनको अपने माइंड में ज़रा फिट करते जाएं, एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट अपने माइंड में। और जब सवाल करने बैठे ना, तो हर तरह से सोचना है। ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट, एक सवाल के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट आया होगा। क्या पता परचेज की हो एग्जाम्प्ट गुड की, तो उसके ऊपर इनपुट इनएडमिसिबल करवाना है। और क्या पता उसी सवाल में एक्सपोर्ट भी की गई हो, तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो रेट भी लगाना है। और क्या पता उसी सवाल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी किया गया हो, जो मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल हुआ, उसकी अपॉर्चनमेंट भी करनी पड़ेगी। आपके लेक्चर्स कंप्लीट है? समझ आ रही है? कॉन्फिडेंस 100% लग रहा है आपका? ऐसा कॉन्फिडेंस 99% और अंडरस्टैंडिंग 1%, ऐसा तो नहीं है? चलें ठीक है। अच्छा, तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। सर अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं, उम्मीद है आप लोगों को रिवाइज होंगी, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा था, आपको याद होगा, एसोसिएटेड पर्सन का। किसी ने सवाल यहाँ पे पूछा था कि भाई एसोसिएटेड पर्सन क्या होते हैं। तो आईकैप ने क्या किया, क्योंकि ये आईकैप की किताब में कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से आईकैप ने 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए एसोसिएटेड पर्संस को अपने पास पेपर में टेस्ट कर लिया। अब जिस बच्चे ने ये वाला पेज पढ़ा हुआ था, उसके लिए वो 4 नंबर बहुत आसान थे। अच्छा, इस पेज को याद नहीं करना जुबानी, जो मैं बताऊंगा इसको समझ लिएगा, और उसके बाद एक पास पेपर करवाऊंगा। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि यार क्या ये दो बंदे आपस में एसोसिएट हैं या नहीं है। ये इतना आसान है। आज मैं ये पढ़ाता हूं और इसके बाद एक पास पेपर करवाता हूं आईकैप का, ठीक है? चलें, आ जाए ज़रा मेरे साथ, इसको रीड कर लें। लिखने की कोई स्पेसिफिकली ज़रूरत इसको नहीं है, मतलब मैं आपकी बिला वजह की एफर्ट्स नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है ना? तो जहाँ पे हम एफर्ट्स करनी है वहाँ पे हम करेंगे। चल सकते हैं आगे? चलें जी, ठीक है, ओके। एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्संस आर डिफाइंड एज, नाम से क्या लग रहा है कि दोनों का कोई आपस में ताल्लुक होगा, मतलब एसोसिएट्स होंगे, कोई ना कोई बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। क्या पता कोई एक दूसरे की राय को मानता हो, जैसे कि मियाँ और बीवी। क्या ये एसोसिएट हैं? क्या लगता है? कॉमन सेंस से जरा सोचें, क्या लगता है भाई? क्या शौहर बीवी की बात को मानता होगा तो वो उसका एसोसिएट होगा? क्या लगता है कि जो बीवी बोलती होगी शौहर वही करेगा? नहीं, ऐसा होता है ना? सोचें जरा, आम जहन से सोचें, आम जिंदगी में आ जाएं, ऐसा होता है? ऐसा ही होता है ना यार। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये मिसाल ली जाए तो क्या ये आपस में एसोसिएट है या नहीं है? बाप और बेटा आपस में एसोसिएट हैं या नहीं है? क्या बाप अपने बेटे की राय पे अमल कर सकता है? क्या बेटा अपने बाप की राय पे अमल कर सकता है? क्या पता इनकी आपस में इमोशनल अटैचमेंट हो, वो भी हो सकती है। क्या पता इनका आपस में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक हो। कंपनीज के केस में आप देखें, एक ही मकसद के लिए अगर दोनों बंदे काम कर रहे होंगे, कॉमन इकोनॉमिक गोल होगा दोनों का, क्या होगा? कॉमन। तो इस बात का मतलब है कि कहीं ना कहीं जब इनका आपस में इंटरेस्ट अलाइन हो जाएगा, तो ये बंदे क्या हो जाएंगे? तो जरा बातें तो हमने कर ली हैं, अब देख लेते हैं कि वो लॉ की वर्डिंग में इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो चलें, कहता है कि टू पर्सन्स का मतलब दो बंदे, आर एसोसिएट, वो तब एसोसिएट होंगे व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज सच दैट। क्या मतलब है इस बात का? ऐसा होगा कि उन दोनों बंदों का आपस में जो ताल्लुक है, जो उनका रिलेशन है, वो ऐसा होगा कि वन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है कि एक बंदा
दो बंदे तब एसोसिएट होंगे जब उन दोनों के दरमियान ताल्लुक ऐसा होगा कि एक बंदे के ऊपर आप ये गुमान कर सकते हैं, यू आर रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अदर पर्सन। कि ये भाई जो बोलेंगे ना, मुझे पक्का पता है कि ये भाई जो बोलेंगे ये बंदा वही काम करेगा। आ रही है बात समझ? तो जो मैंने पहले मिसाल दी थी वो कौन सी दी थी? और बाप बेटे की मिसाल। तो क्या वो आपस में एसोसिएट लगते हैं आपको? हाँ सर एसोसिएट तो लगते हैं। क्या पेपर में आपसे पूछ सकता है कि ये उसकी वाइफ है, बताएं ये एसोसिएट है या नहीं? नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकता। अच्छा, उसने यही पूछा हुआ है, उसने यही पूछा हुआ है, इसलिए मैंने मिसाल दी है। उसने यही पूछा हुआ है। फिर उसने ये भी पूछा है कि एक विडो है, नहीं सॉरी, हाँ विडो है, वो पूछा हुआ है कि विडो है किसी और मर्द की और उसके बाद शादी होगी किसी और से, ये भी पूछा हुआ है उसने। तो यार पूछ तो सकता है वो ना, आप उस एग्जामिनर को थोड़ी रोक सकते हैं कि यार पहले किसी और से शादी हुई थी, फिर वो शादी उसकी टूट गई, फिर उसने किसी और से शादी कर ली, अब बताएं जिससे शादी की है वो एसोसिएट है या नहीं है? तो इस तरह की बातें तो पूछ लेता है वो। अच्छा जी आगे आ जाए। कहता है कि या तो एक बंदा रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ, मेरे साथ जरा ऊंचा बोलें यार आपको याद हो जाएगा, कि टू पर्संस आर एसोसिएट व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन, वो ऐसा हो दैट वन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड, रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड कि एक बंदा क्या करेगा, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ। ठीक है, रटा तो नहीं मारना, लेकिन 2-3 बार रीड करेंगे तो कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, और कहता है कि और बोथ पर्संस में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ थर्ड पर्सन। मियाँ और बीवी दोनों बैठे थे साथ, उनका एक बच्चा भी बैठा था, और इन दोनों ने क्या किया, अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए उसको साथ बाहर ले गए। अब बताएं कोई दो बंदे तीसरे बंदे की बात मान सकते हैं? मान तो सकते हैं। अच्छा ऐसे नहीं सोचना, जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं। अच्छा प्रैक्टिकल बता देते हैं। बात सुने, दो कंपनीज हैं और दोनों आपस में एसोसिएट इस तरह से हैं कि एक कंपनी पेरेंट है और एक कंपनी उसकी सब्सिडरी है। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। आ रही बात समझ? मतलब मैंने आपकी कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर्स खरीद लिए, तो अब आप भी मेरी कंपनी हो गए। ऐसा ही है ना यार, जिस बंदे ने शेयर्स खरीद लिए कंपनी उसकी नहीं होती, शेयर्स मालिकों के होते हैं ना यार। तो मेरी कंपनी तो मेरी थी जो पेरेंट कंपनी, मैंने आपकी कंपनी की भी 50% शेयर खरीद दिए। अब होता यह है कि मैं जाता हूं बैंक के पास और मैं लोन लेता हूं। ठीक है, मैं लोन लेता हूं और मैं लोन लेता हूं दोनों कंपनीज के लिए। अब मुझे पता है कि बैंक एक थर्ड पार्टी है, वो जिस तरह से अपने कोविनेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह से अपनी वो टर्म्स को एग्री करवाना चाहे, क्या ये दोनों कंपनीज लायबल नहीं है उसकी बात मानने के लिए? है ना, क्योंकि इनके ऑपरेशंस में उसका पैसा इस्तेमाल हुआ। तो क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया? तो हाँ आ गया सर। एक दो बंदे भी एक बंदे की बात के ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। तो खैर समझने की बात यह है, कहना वो ये चाहता है कि तब बंदे आपस में एसोसिएट होंगे जब आप रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकें, जब आप उसके ऊपर गुमान कर सकें, आप ये जान सकें, सोच सकें कि यार हाँ एक बंदा दूसरे की बात को मानता होगा। चलें एक बात बताएं, जो एम्प्लॉय है एक कंपनी का, एम्प्लॉयर है एक और एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसने रखा हुआ होता है एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। आपके जहन में क्या आता है कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का एसोसिएट है या नहीं है? है या नहीं है? नो किसने बोला? आपने बोला, कुछ सोच के बोला होगा आपने। जो आपने सोचा है इस सोच को आप थोड़ी देर के लिए बस रोक के रखें, आगे आपको इसका जवाब मिलेगा। और जिन लोगों ने यस बोला है इन्होंने क्या सोच के बोला? कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट तो नहीं होता। आपने बोला सर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहेगा वही करेगा। ठीक है लॉजिकल। आपने क्या सोचा था बेटा? अच्छा चलो इन्होंने दूसरे एंगल से सोच लिया कि एम्प्लॉयर तो बात नहीं मानता। ये जरूरी नहीं था वैसे, कोई एक पार्टी भी मानती होती तो एसोसिएट तो हो जाते ना यार, कोई एक पार्टी भी मानती होती।
जी, तो हमने इसके दरमियान में क्या वर्ड और भी पढ़ा, चाहे तो कोई एक हो जाए चाहे तो दोनों हो जाए, ठीक है। एंड तो नहीं लिखा हुआ कि एंड दोनों मानने चाहिए, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हो, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। तो खैर इस सवाल को अपने जहन में रख लीजिएगा, कौन सा, कि यार क्या इंप्लॉई अपने इंप्लॉयर का एसोसिएट है या नहीं है। सवाल आप लोगों के जहन में आगे जाके लॉ ही आपको इसका जवाब दे देगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, और कहता है कि दो बंदे आपस में तब एसोसिएट होंगे जब वन पर्सन सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस कर दे, चाहे अकेला कर दे चाहे टुगेदर विद एन एसोसिएट, चाहे अकेला कर दे चाहे किसी और के साथ मिलके क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे। आ रही है बात समझ, क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, असरअंदाज हो जाए, अपनी बात मनवा ले, ऐसा। इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो बड़े बड़े माफियाज हैं, अगर वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी बात मनवा सकें किसी भी दबाव में ला के, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एसोसिएट हो गए। मतलब मैं आपकी राय को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं बैठा बैठा मैं जो चाहूंगा वो करवा सकता हूं आपसे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या होंगे, एसोसिएट। और पेपर में यही पूछेगा कि आइडेंटिफाई कर दो ये बंदा एसोसिएट है या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा आगे हैं जरा, मतलब जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो इन्फ्लुएंस हो रहा, नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा हो या हो रहा होगा तो मतलब ही नहीं है, हमने तो कोई ऐसी पार्टी आइडेंटिफाई नहीं करनी, हम तो ये कह रहे हैं कि दो बंदों के दरमियान ताल्लुक कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है इन दोनों के दरमियान, क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ इतने अटैच्ड हैं कि यार हाँ ये उसकी बात मान लेगा, और क्या ये नहीं है। अब कौन इफेक्टिव है कौन इफेक्ट कर रहा है, मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, इससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे आ जाए, कहता है कि 2% शैल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंटली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। कब समझा जाएगा कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देखिए उसने बोला इन्फ्लुएंस करते हो, फिर इन्फ्लुएंस कैसे करना है उसका मतलब बता रहा है। कहता है कि तब समझा जाएगा कि वो सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को जब वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो एक दूसरे के ऊपर। कोई मिसाल आती है जहन में, हाँ पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। क्या कभी कभी होता ही है कि छोटी जो सब्सिडरी कंपनी है, जो छोटी कंपनी है, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, उसको अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए, उसको गोइंग कंसर्न रहने के लिए। गोइंग कंसर्न क्या होता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, क्या होता है, खत्म नहीं होगी अगले 12 महीने तक, ऐसा। चलें जी, तो कहता ही है कि इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली क्या होने चाहिए, वो डिपेंडेंट। मतलब अब जो छोटी कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, इस कंपनी को सपोर्ट चाहिए होगी गोइंग कंसर्न रहने के लिए। मतलब यार नई नई कंपनी बनी है, लोग जानते नहीं है, ऑपरेशंस इतने अच्छे नहीं है, शुरू में स्टार्टअप की कॉस्ट ही इतनी होती है कि कंपनी शुरू के सालों में प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पाती। तो मेरी एग्जांपल समझ आ रही है। अब ये कंपनी अपने चलने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट हो गई। कोई और लोकल कोई मिसाल आपको नजर आती हो बेटा? अगर मैं बात, जी बेटा, शेयर होल्डर्स की तो कंपनी होती है, वो तो मालिक होते हैं ना कंपनी के, तो उनका तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो तो मालिक होते हैं, वो तो इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन में है ही हैं। मतलब वो तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पार्टीज होते हैं, वो तो है ही है ना, वो तो ऑनर है, उस चीज के। उनके लिए तो हम जेनेरिक बात करेंगे, वो तो है ही है भाई। देखो मालिकों का जो डिसीजन होगा कंपनी तो उसी बेसिस पे चलेगी। तो मैं बोलूं कि कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स अलग है, ये तो बात सोच नहीं सकता मैं दूर दूर तक। तो बिल्कुल वो तो एसोसिएट हैं, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी, लेकिन इसके अंदर तो शको शुबा आता ही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या एक बेटा जो कमा नहीं रहा वो अपने बाप के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगा? तो जब वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगा तो क्या आप उसको उसका एसोसिएट कंसिडर कर लेंगे? कर लेंगे। मेरी बात आ रही समझ? अच्छा जी, पार्टनरशिप हो सकती है, सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के एसोसिएट हो सकते हैं। पार्टनरशिप का क्या मतलब है? दो बंदे मिलकर कारोबार कर रहे हैं। आप लोगों के जहन में मिसालें आ रही हैं ना, दो बंदे मिलकर कारोबार कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों बंदे आपको एसोसिएट नहीं लगते? लगते हैं यार जी। एसोसिएट और सफिशिएंटली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर में डिफरेंस है? नहीं कोई तो अगर समझे अगर कोई बाबा बेटा है और दोनों ऐड कर रहे हैं तो वो फिर भी तो एसोसिएट्स होंगे, लेकिन वो सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है। देखें दो चीजें हैं, या तो सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस करता हो या फिर क्या हो, या तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। उसका मतलब ये हो गया, मतलब दो तीन चीजें खुल रही हैं। और इसके अलावा
या तो उसकी वो बात को मानता हो, ऐसा है। तो तीनों यस, तीनों क्राइटेरियाज, इसमें कहीं पे भी एंड नहीं है, वर्ड एंड नहीं है, वर्ड क्या है और। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा जी, कहता ये है कि फॉर कॉमन इकोनॉमिक गोल, ये होगा, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि डिपेंडेंट होंगे, तो क्या समझा जाएगा? सही है भाई, इकोनॉमिक गोल ना, फॉर कॉमन इकोनॉमिक गोल। कहते हैं कि उनके डिसीजंस इस तरह से बनते होंगे, मेड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और विशेस ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, दोनों मिलके बैठे हैं, दोनों मिलके कॉमन डिसीजन कर रहे हैं, किसी एक चीज़ पे एग्री हो रहे हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी कंपनी को लेके चल रहे हैं या अपनी एओपी को लेके चल रहे हैं। एओपी क्या होती है? सबको पता था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो पार्टनरशिप होती है। तो इसका मतलब है कि वो क्या है? एसोसिएट हैं। ये इसलिए इतना आराम से बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में आ सकता है और आया हुआ है, ठीक है ना, आया हुआ पहले भी। अच्छा जी, अब सुनिएगा जरा गौर से, इस पॉइंट को छोड़ते हुए मैं आगे जा रहा हूँ, प्लीज। पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूँ। 2 person shall not be associates solely by the reason of the fact। अब यहां पे क्या बताने लगा है? यहां पे क्या बताने लगा है कि दो बंदे आपस में सिर्फ इस फैक्ट, इस बुनियाद पे जो है ना आपस में एसोसिएट नहीं होंगे, इस वजह से आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। वो वजह आगे बता रहा है कि एक पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ अदर पर्सन। आई बात समझ? वो जो आपने सवाल, मैंने क्या पूछा था सवाल कि क्या एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का एसोसिएट है या नहीं है, तो लॉ ने उसका क्या जवाब दिया आपको? कहता है कि दो बंदे सिर्फ इस वजह से आपस में एसोसिएट नहीं होंगे अगर एक बंदा दूसरे का क्या है? एम्प्लॉय है। अब क्यों? क्योंकि दोनों बंदे नहीं, ऐसा नहीं है। यहां तो देखो दो चीजें, कहता है या तो वो बंदा एम्प्लॉय खुद भी ना हो और दोनों बंदे किसी और के भी, अगर थर्ड पर्सन के भी एम्प्लॉय है तो फर्क नहीं पड़ता। बात ये नहीं है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक एम्प्लॉयर के पास एक एम्प्लॉय काम करता है ना, तो वो उसको खरीद नहीं लेता, वो अपना उसका खरीदा हुआ मुलाजिम नहीं होता उसका। मतलब एम्प्लॉय जिस दिन चाहे, जैसे चाहे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता है, अपनी जिंदगी के वो फैसले खुद कर सकता है। आ रही है बात समझ? अगर क्या ये सोच आप लोगों के जहन में आई है कि यार अगले ही लम्हे वो एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है उसको? मतलब मेरा ह्यूमन कैपिटल तो है, लेकिन कोई ऐसा कैपिटल नहीं है जिसको मैं अपने पास रिकॉग्नाइज करूं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। कभी आपने देखे कि आपके पास जो है ना, सपोज करें ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंशाल्लाह, और ये सब के सब मेरी बैलेंस शीट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मेरे पास काम करते हैं, किसी एसेट के तौर पे आ रहे हो। ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा आपने। क्यों नहीं देखा भाई? आप लोग चाहें तो एक ही लम्हे में डिसाइड करें और यहां से क्या हो जाए? फरार हो जाए। किसी और अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिली, आप जा सकते हैं। तो आप लोग के डिसीजंस को मैं इन्फ्लुएंस करने वाला, तो कहते हैं कि सिर्फ इस फैक्ट की वजह से, आप समझ रही बात, सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि एक बंदा दूसरे का एम्प्लॉय है तो इनको आपस में एसोसिएट नहीं बना देना। ठीक है ना? चलें, अरसल बेटा आपने अभी ज्वाइन किया क्या? एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्संस को हम इतने टाइम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा जी, प्लीज आगे आना। ये लिस्ट पढ़ लें मेरे साथ एक बार ना, ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। कहते हैं कि विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी ऑफ द अबव प्रोविजन, कहता है ये ऊपर वाली जो जनरल प्रोविजन है ना, इसको छोड़ते हुए फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स। यहां पे उसने क्या बताया? ये सेकंड वाले में उसने क्या बताया यार? सेकंड वाले में बताया है कि जो एसोसिएट, और यहां पे क्या बताने लगा है? आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? अच्छा, एन इंडिविजुअल एंड द रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, एग्री और नॉट? एग्री करते हैं मेरे साथ? आपने यस और नो करते जाना है। ये लिस्ट किसकी स्टार्ट हो गई है? एसोसिएट्स की। पेपर में दो मिसालें यहां से दे देगा, एक मिसाल एम्प्लॉय की बना देगा, कोई एक और बना देगा अपने हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये जो ऊपर वाला रूल दे के आया हूं ना आप लोग को, ये वाला रूल, ये है एक जेनेरिक रूल। सपोज करें कोई ऐसी मिसाल आ गई, आपको नहीं पता कि इसका क्या करना है, मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो उसको आप कहां से आंसर कर रहे होंगे? इस जनरल रूल से आप उसको आंसर कर रहे होंगे। आ रही है बात समझ?
इस जेनेरिक रूल से आप उसको आंसर कर रहे होंगे। कहता है कि ये तो जेनेरिक रूल हो गया, कहता है कि मैं यहां तक नहीं रुक रहा, इस यहां तक मैं अपने आप को लिमिट नहीं कर रहा, ये मजीद मिसालें भी मुझसे सुन लो। ये लॉ की वर्डिंग होती है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ। कहता है कि जेनेरिक बात कर दी है, अब मुझसे और भी सुन लो। क्या सुन लो? आ जाओ नीचे प्लीज। एन इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, यस और नो? मेंबर ऑफ एन एओपी, मेरे भाई ने बोला था मेंबर ऑफ एओपी, तो होते हैं आपस में यस और नो? यस। कहते हैं कि मेंबर ऑफ एओपी और एसोसिएशन आपस में, जब मेंबर्स या तो अकेले या टुगेदर विद एसोसिएट कंट्रोल करते हो 50% या उससे ज्यादा का राइट इनकम और कैपिटल का। इनकम और कैपिटल किसके? एसोसिएशन के। मतलब सपोज करें एओपी बनी है, एओपी बनाई है, 3 बंदों ने मिलकर बनाई है एओपी। एक बंदे का है 50%, एक का है 30 और एक का है 20। ठीक है, अब ये जिसका 50% है ये बंदा एसोसिएट का, एओपी का एसोसिएट है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसके पास कितना परसेंट है, और क्योंकि ये जो 30 और 20 वाले हैं ये मेंबर ऑफ एसोसिएट हैं, तो ये ऊपर वाली बात इसके बीच में इस एम्बिट में आ जाएंगे और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? तो जिस तरह ये 50 वाला कह रहा होगा, 20 वाला उसकी बात को मान रहा होगा, 30 वाला उसकी बात को मान रहा होगा, और जब ये 20 और 30 वाले मिलके कोई बात करेंगे तो क्या 50 वाला उसकी बात को मान रहा होगा? कुछ समझ आई मेरी बात? अच्छा यार, ट्रस्ट और कोई बंदा जो ट्रस्ट से बेनिफिट उठा रहा है, ट्रस्ट क्या होती है? जो एनपीओ टाइप ट्रस्ट होती हैं, बहुत सारी ट्रस्ट बनी हुई, आप जाके सर्च करिएगा आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएगी। तो जो ट्रस्ट होते हैं और उससे उठाने वाला जो उसके बेनिफिशरीज होते हैं, जो उससे उठाने फायदा उठाने वाले लोग होते हैं उस ट्रस्ट से, वो आपस में क्या समझ जाएंगे? अच्छा, ये एग्जांपल्स देता जा रहा है आपको, एग्जांपल्स। पेपर में क्या पता ट्रस्ट की एग्जांपल आ जाए, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, हाँ यार ये थी। अब आपको पेपर में क्या बताना है, ये नहीं लिख देना जाके कि हाँ ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट, ऐसे नहीं लिखना। वो आपको एक केस बना के देगा कि मिस्टर बी हैं, ये ट्रस्ट से फायदा उठा रहे हैं, इनके बच्चे इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के जो स्कूल है वहां पे पढ़ते हैं। अब बताएं जी क्या करना है? आप ये नहीं लिख के आएंगे कि ट्रस्ट और उसके बेनिफिशरीज, आप बोलेंगे यस ये एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी के बच्चे जो हैं वो इस ट्रस्ट का बेनिफिट उठा रहे हैं, दैट्स व्हाई लॉ ये कहता है कि हाँ ये आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। इस तरह से लिखना है आपको। समझ आ गया केस स्टडी को किस तरह से आपने लिखना है? तो इंशाल्लाह आंसर्स देख के मजीद भी समझ आ जाएगा। भाई शेयर होल्डर जो होता है कंपनी का, बेटा आ गया शेयर होल्डर इन अ कंपनी, तो वो क्या कहलाएगा? एसोसिएट कहलाएगा। वेयर द शेयर होल्डर आइदर अलोन, या तो चाहे तो अकेला, या टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। इस बात को आप छोड़ते हुए ये समझें कि यार शेयर होल्डर अकेला या फिर एसोसिएट के साथ कंट्रोल करता हो। क्या कंट्रोल करता हो यार? एक कंपनी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको कंट्रोल करना है? वोटिंग राइट्स होते हैं मेंबर्स के लिए, डिविडेंड्स के राइट्स होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की बेसिस पे, और शेयर होल्डिंग होती है। ये 3 चीजें ही हैं जिसको कोई बंदा कंट्रोल कर रहा होगा तो मानेंगे कि हाँ यार इसको फाइनेंशियली कोई बेनिफिट पहुंच रहा है। कोई आ रही बात समझ? जो नहीं लिख रहे वो भी सही कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। समझ लें इस चीज को, इसको क्रैम नहीं करना जी। तो जो 50% से कम करते हैं क्या वो एसोसिएट नहीं होंगे? मैं बता देता हूं, 2-3 तरीकाकार हैं, दो तीन उसने वे बताए हुए आपको कि क्या क्या होना चाहिए, कितने % आप होल्ड करते हो। देखिए ये जो चीज है ना, ये जो शेयर होल्डर आइदर अलोन, ये यहां तक बात रुकती नहीं है। ये देखें, शेयर होल्डर आइदर अलोन और टुगेदर विद एसोसिएट, जब ये हो जाता है ना तो ये 50% को क्रॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता फिर। ठीक है ना? अब सुनिएगा 50% किस किस चीज का? 50% वोटिंग पावर, सही है। सपोज करें 100 शेयर हैं, एक शेयर के ऊपर 1 नंबर ऑफ वोट है, तो अगर आपके पास 52 शेयर्स हैं तो आप एसोसिएट हैं? नहीं है या हैं? क्योंकि आपके पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है। अब सपोज करिएगा 100 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एक शेयर के ऊपर 1 वोट है। बात को गौर से सुनना है। आपके पास है 25 शेयर्स और आपके भाई के पास हैं 40 शेयर्स। अब मुझे बताएं
पूछेगा सवाल में, ए मेरे भाई तुम जिसके पास 25% शेयर्स हैं, 25 शेयर्स हैं, क्या तुम एसोसिएट हो या नहीं हो? बताएं जी, ये है या नहीं है? है या नहीं है? इसके भाई के पास 40 शेयर्स हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा, है या नहीं है? ये अकेला नहीं है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे उस कंपनी के? केस स्टडी समझ आ गई है? ये अकेला बंदा तो नहीं था, लेकिन अकेले की बात उसने भी नहीं की, उसने भाई की मिसाल दी ही इसलिए ताकि कहां पे बात फिट हो जाए, टुगेदर वाली बात फिट हो जाए। कुछ आई बात समझ? हाँ, अब आप क्या बोलेंगे? यस, ये बंदा जिसके पास 25,000 शेयर्स हैं, जब ये अपने भाई के साथ, इसका भाई तो इसका एसोसिएट है ना, टुगेदर विद एसोसिएट, उसका ब्रदर या उसका भाई, जब उसके साथ वो मिल जाएगा तो 40,000 शेयर जब उसके आ जाएंगे, 25 इसके आ जाएंगे, तो जो 65,000 होंगे वो 50% के क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाएंगे। आ रही है बात समझ? यार ऑनलाइन वाले रात साथ हैं आप लोग मेरे? जी बेटा, डी वाला बेटा ट्रस्ट, सॉरी यार, जेनेरिक रूल क्या है पहले बताएं? जेनेरिक रूल क्या है बेटा? जेनेरिक रूल पे वापस आ जाता हूं, अगर आपको नहीं समझ आया तो वापस आ जाते हैं। एक बच्चे को समझ नहीं आया जेनेरिक, कोई बच्चा आप में से एक्सप्लेन करना चाहेगा अच्छे अंदाज में? बेटा आप कर दें यार, आप कर दें। जेनेरिक रूल मतलब कि सारी चीजें, कोई भी चीज हम देखेंगे तो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, और जो स्पेसिफाई है वो नीचे अलग से है। सिर्फ अगर मैं इतनी बात करूं, सिर्फ अगर मैं इतनी बात करूं कि यार दो बंदों के आपस में आपने देखना ये कि उनका ताल्लुक ऐसा हो, रिलेशनशिप उनके बिटवीन ऐसा हो। बेटा प्लीज सुनिएगा, टू पर्सन्स रिलेशनशिप उनके दरमियान में कैसा है कि यार आप रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ये बात मान सकते हैं कि एक बंदा दूसरे की बात पे क्या कर रहा होगा, अमल दरामद कर रहा होगा, उसको मान रहा होगा, एक बंदा दूसरे की इंटेंशंस के हिसाब से चल रहा होगा। ये है एक जेनेरिक रूल। और दूसरा जेनेरिक रूल क्या है कि यार एक बंदा दूसरे को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। फिर उसने नीचे आके बता दिया कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करने के अंदर क्या क्या आता है। या तो उनका एक कॉमन इकोनॉमिक गोल होगा, या तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, या तो वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होंगे। चाहिए ना? ये था जेनेरिक रूल हमारा। वापस आ जाए प्लीज। कहता ये है भाई वो कि वोटिंग पावर हो 50%, या तो 50% डिविडेंड के ऊपर राइट्स हो, या फिर क्या है, राइट टू। चलें जी, ठीक है, सबको समझ आती है बात कि कैपिटल विच मीन्स शेयर कैपिटल, ऐसा है। अच्छा जी, बात को गौर से सुनिएगा। टू कंपनीज, अब पहले किसकी बात कर रहा था? शेयर होल्डर्स की बात कर रहा था, मतलब इंडिविजुअल्स, आप जैसे मेरे जैसे इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी बात कर रहा था। क्या एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकती है? यार ये पेरेंट और एसोसिएट का जो, पेरेंट और सब्सिडियरी का जो ताल्लुक बना, या जो पेरेंट और एसोसिएटेड कंपनी का जो ताल्लुक होता है, ये इसी वजह से तो बनता है। एक कंपनी अपना पैसा, क्या कंपनी एक सेपरेट इंडिविजुअल है? आपने आईटीए में पढ़ा था बचपन में भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना ये। बिजनेसेस जो हैं अपने ऑनर से सेपरेट होते हैं। तो जब एक ये भी एक सेपरेट पर्सन है, तो क्या ये अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी कंपनी में? तो अब सुनिएगा बात को। कहता है कि टू कंपनीज वेयर अ पर्सन, कंपनी पर्सन होती है नहीं होती? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये एक बंदा होता है, आर्टिफिशियल बंदा होता है भाई, ठीक है। इसके बिहाफ पे कौन काम कर रहा होता है? डायरेक्टर्स, ऐसा है। और वो किसके लिए काम कर रहे होते हैं? कुछ आई बात समझ? कहता है कि टू कंपनीज वेयर अ पर्सन आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्संस, मतलब इंटर रिलेटेड, ऐसा समझ लें। नहीं बेटा, अकेले बंदे के डिसीजन की वर्थ नहीं है ना। अगर अकेले बंदे की डिसीजन की वर्थ है तो कितने थ्रेशोल्ड है उसके लिए? ये ऊपर वाले पॉइंट के लिए, पॉइंट नंबर ई के लिए। अगर आपने देखना है कि भाई एक बंदा अकेला सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर दे, उसके लिए कितना थ्रेशोल्ड है? या तो उसके पास इतनी ज्यादा जो है ना 50% से भी ज्यादा है, 50% उसके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, या वोटिंग पावर होनी चाहिए, या उसके पास डिविडेंड के राइट्स होने चाहिए। या तो ये, अगर वो अकेला नहीं कर सकता तो फिर दूसरों के साथ मिलकर 50% से ऊपर जाए।
50% से ऊपर जाने का मतलब पता है क्या होता है? नॉर्मली ये वही लोग होते हैं जो कंपनी के फाउंडर होते हैं। आ रही बात समझ? ये जो आप अवाम तक आते हैं ना शेयर्स, ये तो कुछ 10% होते हैं पूरे शेयर कैपिटल का। मेजॉरिटी स्टेक जो है कंपनी का, जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो ओनर्स अपने पास रिटेन करते हैं, फाउंडर्स अपने पास रिटेन करते हैं। वही लोग मेजर शेयर होल्डर भी वही होते हैं। देखें ना, खानदानों के जो बिजनेसेस चलते हैं, जो फैमिलीज के बिजनेसेस हैं, अब उसमें डायरेक्टर्स भी मेनली वही होंगे, मेंबर्स तो होते ही वो लोग हैं जिन्होंने बनाई है। हाँ, अवाम से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी को जाके लिस्ट करवा देते हैं और वहां से शेयर्स आप जैसे मेरे जैसे लोगों को दे देते हैं। अब हमें जो इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स, जो मार्केट में फ्रीली घूम रहे हैं, जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं शेयर्स, भाई ये जो शेयर्स हैं ये तो कुछ 10% होंगे पूरे शेयर कैपिटल का। बाकी का किसके पास है? बाकी का वही उस मेन खानदान, मेन उसको उस पर्टिकुलर फैमिली के पास होता है जो उसको बनाने में सबसे पहले होती है। तो ये है कहने का मतलब। अब जिस बंदे ने कंपनी बनाई है, आप बोले यार यही इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो फिर कौन करेगा? उस बंदे से तो नहीं पूछेंगे मार्केट में जिसने 10 शेयर्स खरीदे हुए, ठीक है ना? अच्छा जी सर, 50% मोर वोटिंग पावर, ये सारी चीजें बहुत कंपनी से क्या बनाते हैं? मतलब अपनी कंपनी उसके ऊपर, क्योंकि ऊपर उसने बात की है 2 कंपनीज की, कहता है कि 2 कंपनीज आपस में तब एसोसिएट होंगी। 2 कंपनीज को एसोसिएट करवाने लगे हैं अभी हम। पहले हमने किसको करवाया था? पर्सन और कंपनी को। अब हम 2 कंपनीज को आपस में एसोसिएट करवाने लगे हैं। इसके लिए कोई ऐसा रिलेशन चाहिए, जो एक ऐसा बंदा हो बीच में जो यहां पे भी और यहां पे भी दोनों जगह एसोसिएट हो। यार ये जो बीच का बंदा है, यही इन दोनों कंपनीज को एसोसिएट बनाएगा ना। जरा गौर से सोचें, जरा ब्रॉडन करें अपने माइंड को, कुछ आ रही समझ? अब हम 2 कंपनीज को एसोसिएट करवाने लगे हैं। कहता है कि जब क्या क्या हो जाए, 50% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर हो दोनों कंपनीज के अंदर, या 50% से ज्यादा का डिविडेंड राइट हो दोनों कंपनीज के अंदर। बातें वही है, डिविडेंड का राइट और वोटिंग का राइट और शेयर कैपिटल का राइट और राइट टू कैपिटल होना चाहिए 50% का दोनों कंपनीज में। एक बंदा है जिसकी 2 कंपनीज हैं, यहां पे 50% का डिविडेंड का राइट है उसके पास, यहां पे 50% का वोटिंग राइट है उसके पास। ये थी कंपनी ए, ये थी कंपनी बी। बताएं जी, कंपनी ए और बी आपस में रिलेटेड है या नहीं है ना? ठीक है, आ रही बात समझ? इस तरह की एग्जांपल आएगी। अभी एग्जांपल भी करता हूं। अच्छा जी, ऊपर उसने एक वर्ड यूज किया था रिलेटिव का, तो आपके जहन में क्या आता है रिलेटिव का वर्ड सुन के? सारे रिश्तेदार। बताएं 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 बताएं, आ सकता है यार, रिलेटिव तो रिश्तेदार ही होते हैं ना, खूनी रिश्तेदार जो बहुत करीबी है। नहीं नहीं, इन्होंने सही बात की है, बिल्कुल सही बात की है, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। अब ये सुन लें कि लॉ जब भी, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ हो, कंपनी लॉ हो, चाहे वो टैक्स का लॉ हो, जब भी वो वर्ड रिलेटिव यूज करता है ना, जहां पे भी यूज करेगा वहां पे आपको रिलेटिव के साथ उसका मतलब बताएगा कि मैं रिलेटिव में किन किन लोगों को लेके आ रहा हूं, ये जहन में रखना। तो कहता है वो जो ऊपर आपको मैं रिलेटिव का वर्ड बता के आया हूं ना, उस रिलेटिव का मतलब ये सुन लो मेरे से क्या है। एंसेस्टर्स, अबाउ अजदाद, विच मीन्स के अब्बू अम्मी, दादा दादी। आ रही बात समझ? डिसेंडेंट कौन होते हैं? आपके बच्चे। डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, यहां कोई अडॉप्टेड चाइल्ड, पेपर में केस स्टडी बनाएगा, अडॉप्टेड चाइल्ड ले आएगा, बोलेगा कि ये एक लड़की है, ये अडॉप्टेड चाइल्ड थी इस पर्टिकुलर बंदे की, बताओ कि ये आपस में एसोसिएट हैं या नहीं है? बताएं जी। तो क्योंकि रिलेटिव के अंदर अडॉप्टेड चाइल्ड आता है, और रिलेटिव जो है वो पहले उसने पॉइंट में बता दिया, ये देखिए इस पॉइंट में पहले पॉइंट में बता दिया कि रिलेटिव क्या होता है, एसोसिएट होता है। तो अडॉप्टेड चाइल्ड क्या हो जाएगी? और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। इसको कैसे भूल सकते हैं? ये तो एसोसिएट होगी ही होगी, ऐसा है। तो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल भी क्या होती है? एसोसिएट होती है, ठीक है बेटा। और कहते हैं कि अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, ये जो ऊपर है ना क्लॉज ए, इसके अंदर किसी की भी कोई बीवी होगी ना, वो भी क्या होगी? एसोसिएट होगी। आ रही है बात समझ? मतलब यहां पे अगर आपके दादा की मिसाल ले लें, तो जो उनकी दादी हैं, जो आपकी दादी हैं, उनकी दादी नहीं आपकी दादी जो हैं, वो क्या होंगी फिर आपकी? ठीक है ना? तो ये है सारी बात। अब जरा इधर आ जाएं प्लीज, सब साथ हैं यार मेरे, सब साथ हैं। मैं भेज दूं यार, ये बात सुन लीजिएगा। कहता है कि
हाँ ये जो चीज़ है ना, ये जो इतनी सी बात है, मामूली सी बात है वैसे बहुत, आप पढ़ के बताएं ज़रा क्या है, खुद से बताएं, इतना तो आपने टेक्स्ट पढ़ लिया कि आप इसको समझ सकते हैं। ये सब क्लॉज ए और बी ऑफ पैराग्राफ 3 का मतलब है ए और बी, आ रही है बात समझ, इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव और मेंबर ऑफ एओपी, ये जहन में रखते हुए ना अब जरा इसको पढ़ें, ए और बी की जगह आप वो फिट कर लिएगा प्लीज यार, इस डब्बे को पढ़ें जरा। ऑनलाइन वाले जरा सब साथ हैं, इसको रीड करिएगा। सर बेसिकली वही है, अनलेस अदरवाइज जो बोर्ड बोलते हैं। तो कहता है कि बोर्ड की मर्जी है, ये कमिश्नर की मर्जी है कि उसकी अगर वो सेटिस्फाई होता है ना कि नाइदर पर्सन में रीजनेबली बी एक्सपेक्ट टू एक्ट, अगर कमिश्नर को लगता है कि ये एसोसिएट नहीं है तो वो एसोसिएट नहीं होंगे। अब ये इतनी पावर तो बोर्ड अपने पास रखता है, मेरी बात आ रही समझ? हमेशा ऐसा है। हाँ हर जगह पे, क्या अभी तक मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं वहां पे नहीं है, आपको पूरा लॉ मिल जाएगा, एंड पे आके बोला होगा जैसे हम चाहें, ठीक है ना। ये इसीलिए होता है कि टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से कोई चीज़ आपने ऐड करवानी है, लेस करवानी है तो आप कर सकें, ठीक है ना, इतनी पावर्स रखी जाती हैं, ऐसा है यार। पॉइंट नंबर एफ को इस बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? पॉइंट नंबर एफ जहां पे हम दो कंपनीज को करवा रहे थे, बेटा आप करेगा एक्सप्लेन। अब इसमें हम दो कंपनीज को एसोसिएट करवा रहे हैं, बेहतरीन, आज वन पर्सन एसोसिएट हो या फिर दोनों आपस में। ठीक है। मैंने क्या मिसाल दी थी, एक बंदे के एक कंपनी के अंदर 50% के वोटिंग राइट्स हैं, दूसरी कंपनी में 50% डिविडेंड का राइट है, तो कंपनी ए और कंपनी बी आपस में एसोसिएट होंगी कि नहीं? यार कंपनी ए के रिकॉर्ड में तो एक ही बंदा आ रहा है जिसका 50% है, कंपनी बी के रिकॉर्ड में तो एक ही बंदा आ रहा है जिसका 50% है, लेकिन ये कंपनीज आपस में भी अब एसोसिएट बन गई हैं। अब जब इन्होंने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना है, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर आता है अंडर IS 24 जो कि आप लोग का फाइनल्स का पार्ट है। जब इन्होंने IS 24 में डिस्क्लोजर देना है ना कि कौन कौन बंदे हमारे एसोसिएट हैं, तब फिर कंपनी ए बी का नाम डालेगी और कंपनी बी ए का नाम डालेगी। अब आ रही बात समझ? क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज भी करते हैं? मतलब जो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी आपकी, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस होगी या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप जाते हैं ना तो वहां पे जाके अपने डिस्क्लोजर्स दिए होते हैं, बेतहाशा डिस्क्लोजर्स दिए होते हैं। पीपी का डिस्क्लोजर आ रहा है, इंटेंजिबल का डिस्क्लोजर आ रहा है, डिफाइंड बेनिफिट का डिस्क्लोजर आ रहा है, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं। वहां पे एक डिस्क्लोजर ये भी होता है कि हमारी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं, हमारे एसोसिएट कौन कौन से हैं, IS 24 में पढ़ेंगे आप लोग। तो अभी फॉर रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं ताकि समझ आए। अब जब वो डिस्क्लोजर कंपनी ए देगी ना तो कंपनी ए बी का नाम मेंशन करके देगी, और जब कंपनी बी देगी ना तो ए का नाम मेंशन करके देगी। और देगी क्यों? क्योंकि उस एक बंदे की वजह से ये दोनों क्या बन गई आपस में। बेटा पॉइंट है, समझ आ गया? सर आपको लॉ भी पढ़ाना चाहिए, अमेजिंग। नहीं बेटा, लॉ हमारे उदैद भाई पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी नहीं, माशाल्लाह वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। लॉ मैं क्यों पढ़ाऊँ बेटा, लॉ मेरा काम ही नहीं है। मैं तो सिर्फ उतना सा लॉ पढ़ के आता हूँ जितना मुझे समझाना होता है। सर डिस्कशन में पहले ग्रैंडपेरेंट्स का मतलब चाचा चाची मामू वगैरह ना? हाँ हाँ सही है। अच्छा जी, टाइम ऑफ सप्लाई दोबारा पढ़ा दें सर, दोबारा पढ़ा दें? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पर रिपीटेशन तो नहीं चल रही। अच्छा जी, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब आ जाए जरा पास पेपर पे, तो आज पास पेपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना यार। चलें जी, ये आपके सामने है जी, सवाल है 1 2 3 4 इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये छोड़ देगा, ये जो नीचे है ना ये वाला, इसको छोड़ देगा, ये पार्ट बी है, आप पार्ट ए कर दें यार मुझे प्लीज, वही काफ़ी है। क्या कह रहा है इसमें, बता सकते हैं? सो कैनेडा रिकॉग्नाइज द एसोसिएट्स। सर ऐसा अलाउ तो नहीं है बेटा, क्या अलाउ नहीं है? तो इसी तो आईफोन वाले बेटा, इसीलिए तो ये कन्फ्लिक्ट देखें ना, कन्फ्लिक्ट नहीं हो गया। देखें मेरी 50% एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है, ये कैसा कन्फ्लिक्ट है? मैं दोनों का ऑनर हूं भाई। हाँ यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट एक जगह पे अलाइन हो गया कि आपने दोनों कंपनीज को आप एक जैसे देखना होता है। जी बेटा बताएं। नहीं आप मुझे बता दें, ड्राफ्ट में आपको इसका आंसर रीड करवा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, मसला नहीं है। आप मुझे बताएं कि कहता है कि भाई ए रिक्वायरमेंट, सरफराज जो है ना वो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। ये पास पेपर देख लें 2023 का है, ठीक है ना। अब आगे आ जाए,
अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? यही पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल है। डिस्कस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल एसोसिएट हैं सरफराज के, नहीं है। सरफराज के एसोसिएट को देखना है, सरफराज के एसोसिएट हैं या नहीं है। आगे बात समझ, रिक्वायरमेंट समझ आइए कि जो नीचे 4 लोग बता रहा हूं ना, मुझे देख के बताओ कि क्या ये एसोसिएट है या नहीं है। जहांजेब पहले आप लोग कर लें, मेरा ख्याल है आप लोग ले लें, 5 मिनट ले लें, कर लें बेटा प्लीज। 1 2 3 4 करके ना, यस नो में या कुछ भी करके, और रीजन अपने माइंड में सोच लीजिएगा। आप लोग कर लें पहले, आपको 5 मिनट दे रहा हूं। हो गया आपका? ये मुझे दे दें आप। चलें आप बैठ जाएं। अच्छा जी, कर लें बेटा, कर लें। ऑनलाइन वाले आप भी कर लें यार। 5 नंबर का सवाल था ये, पार्ट ए। सिर्फ 5 चीजें है, 4। 1.25। क्या हम अकाउंटेंट हैं? इसमें मतलब कोई भी एक चीज एक बार फेल नहीं होती। लाजमी नहीं है, एग्जामिनर की मर्जी है यार। क्या पता 4 नंबर के लिए हो यार, मैंने 5 बोल दिया हो, याद थोड़ी किए हैं मैंने। 4 का होगा तो 1 कर देंगे, 5 का होगा तो 1.25 कर देंगे। ठीक है तारा बेटा, गुड। यार आप लोग अपने आंसर्स मुझे इस चैट में भेज सकते हैं, एक ही मैसेज में ड्राफ्ट करके भेजेगा, सर 1 2 3 4। ठीक है, चलें चलें चलें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। दो आंसर्स आ गए हैं बेटा, बाकी भी भेजें। ये लें यार, आप लोग अपने मार्क्स अपने आप को खुद देते जाइएगा, ठीक है। 4 नंबर का सवाल कंसिडर करते हुए आप लोग मार्क्स खुद देते जाइएगा। अननोन बेटा, ठीक है, मीम नॉलेज मैच हो गया हमारा, क्रॉस और टिक वाला, ठीक है। चलें जी, चलें चलें बेटा। कर लिया आप लोगों ने? कितना टाइम चाहिए बेटा? आपने कर लिए? बेटा आपने कर लिया? आपने कर लिए? आपने कर लिए? नहीं किया आपने? अच्छा, आप तो चाय ला रहे हैं ना, ले आए आपने। करें करें प्लीज, करें प्लीज, करें प्लीज, करें भाई। 20 साल से एक बंदा एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा है, क्या करें यार? 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 20 साल से ताल्लुक है, क्या करें? ओ यार 20 साल का ताल्लुक है, पास्ट 20 ईयर्स। आपकी एज कितनी है? 20। आपकी कितनी है? तो भाई तुम सबकी जितनी उम्र है ना, उतना उसका वो तजुर्बा है या ताल्लुक है, ठीक है ना। बताएं यार प्लीज, क्या करना है? एम्प्लॉई है, चलें यार, आप लोग कह रहे हैं तो मान लेता हूं भाई, उसकी रिटर्न फाइल करते चले। खैर 20 साल से काम कर रहा है तो अब क्या करें, क्योंकि ये एम्प्लॉई है इस वजह से ये एसोसिएट। 2% कैन नॉट बी एसोसिएट सोलली बाय द रीजन ऑफ द फैक्ट कि एक बंदा दूसरे का क्या है? एम्प्लॉय ऑफ अनदर। देयरफॉर जहांजेब उस बंदे का एम्प्लॉय है, इस वजह से उसका एसोसिएट नहीं है। यहां तक सब साथ हैं? पेपर में, आप लोग के पेपर में आ जाए कुछ ऐसा कर लेंगे तो 50 साल का ताल्लुक आ जाए तो पागल तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि एक बंदा एम्प्लॉय है तो वो। अच्छा यार, ये फलाह लिमिटेड है, एक फलाह लिमिटेड। सरफराज जो है इसका 20% शेयर्स हैं सरफराज के एफएल के अंदर। कितने? और उसकी माजी के कितने हैं जी? तो बताएं यार, इंडिविजुअली 20% है तो नहीं होगा ना, तो नहीं होगा ना फिर। इंडिविजुअली और टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स, तो उसकी माजी उसके लिए एसोसिएट हैं, माजी तो एसोसिएट होती हैं। तो अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी कैन बी एसोसिएट, कि जब शेयर होल्डर आइदर अलोन या टुगेदर विद एन एसोसिएट कंट्रोल करता हो कितना। आ रही बात समझ? तो इसका मतलब यह है कि सरफराज टुगेदर विद हिज माजी होल्ड करते हैं 50%। सो ये क्या है जी? क्या ऐसा है? समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा चलें, इसका मतलब है आप लोग पास पेपर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, टेंशन नहीं ले, कर सकते हैं। पास पेपर आसान होता है और ये करने के बाद पेपर भी आसानी आता है, लेकिन ये उसके लिए जिसने लेक्चर्स लिए हों, फिर रिवाइज भी किया हो, क्लास में लेट ना आया हो, ठीक है, और वीकेंड पे रिवीजन भी की हो, कुछ सैक्रिफाइसेस भी की हों। चले खैर, सारा कौन है जी? शी इज द एडॉप्टेड डॉटर ऑफ सरफराज वाइफ।
बात सुनिएगा गौर से बेटा, इसका पॉइंट में मुझे बता दें। ये कह रहे हैं कि 3 years बिकॉज शी इज अ रिलेटिव, बिकॉज उम्मीद इज अ ट्रस्ट। अच्छा जी, ताहिरा बेटा ट्रस्ट वाली बात पे आता हूँ ना, इंशाल्लाह मजीद भी क्लियर हो जाएगा। 4th पॉइंट पे आता हूँ। कहते हैं कि सारा जो है वो अडॉप्टेड चाइल्ड है किसकी? सरफराज की वाइफ की यार। और सरफराज की वाइफ का नाम क्या है? फातिमा। सारा वॉज अडॉप्टेड बाय फातिमा बिफोर हर मैरिज टू सरफराज। अब बताएं, आप लोग तो कह रहे थे ऐसी चीजें पूछता नहीं है वो। भाई सरफराज के साथ शादी होने से पहले पहले फातिमा ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था। सिनेरियो आ गया समझ? बताएं एसोसिएट है या नहीं है? अच्छा, वाइफ सरफराज की होने की वजह से एसोसिएट हो गई, और वाइफ जब एसोसिएट हुई तो उनका अडॉप्टेड चाइल्ड भी उनका क्या हो गया? ऐसा है। तो पेपर में इस तरह की चीजें करता रहता है। इस बार उन्होंने मिठाइयाँ खिला दी थी FR1 के पेपर में, सबको याद होगा आपको। नाम सवालों के ऐसे रखे हुए थे, काजू हलवा बर्फी। वो पेपर बाद में होगा, पहले तो मुंह मीठा होगा यार सवाल पढ़ के। तो बेटा क्या आप लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि सारा क्या है? क्योंकि ये अडॉप्टेड चाइल्ड है। यार कुछ आई बात समझ? उसने एक वर्ड के ऊपर जो है ना 2, 1 नंबर 1.5 नंबर टेस्ट कर लिया। अच्छा चलें, ये आखिरी बता दें। उम्मीद ट्रस्ट, सरफराज इज वन ऑफ द ट्रस्टी ऑफ यूटी। यूटी क्या था? वन ऑफ द ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होते हैं? द ट्रस्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ ऑर्फनेज। यतीम खाना था, इसके ऑपरेशन को देखता था, और सरफराज इसका क्या है? ट्रस्टी है। मुझे बताएं कि क्या ट्रस्टी होंगे या नहीं होंगे? ऑल्दो द बेनिफिशरीज आर, कौन है वो? यार एक ऑर्फनेज के बेनिफिशरीज कौन होते हैं? ऑर्फन्स होंगे। लेकिन यूटी मे बी एन एसोसिएट ऑफ सरफराज इफ ही इज ड्राइविंग बेनिफिट फ्रॉम द ट्रस्ट। बात को गौर से सुनिएगा। सरफराज, हमने ट्रस्ट के बारे में क्या पढ़ा था? बेनिफिट जो वहां से उठा रहे हैं, विच मीन्स कि वो जो ऑर्फन बच्चे हैं वो होने चाहिए थे ट्रस्ट। मैं इसीलिए तो मैंने आंसर में क्या लिख दिया? हो सकता है। तो जिस बंदे ने हो सकता है बोला है ना, वो उसने ये अजम्पशन ली है अपने पास कि वो क्या उठा रहा होगा वहां से? कोई ना कोई बेनिफिट तो ले रहा होगा, कोई ना कोई फायदा उठा रहा होगा। ऐसा है? सर मेरी सवाल है। जी जी सर मैं लिखा था नॉन एसोसिएट, ठीक है। सर लेकिन सर तो अगर आपने लिखा ना कि एसोसिएट नहीं है, तो आप साथ में मेंशन कर देते कि मैंने अज्यूम किया कि ये बंदा कोई बेनिफिट नहीं उठा रहा, क्योंकि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी है। ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी वो होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं यार, जो लोग बैठे मैनेज कर रहे हैं। जैसे कंपनीज के अंदर बीओडीज होते हैं, इसी तरह ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज होते हैं। ऐसा है। जिस बंदे ने नो लिखा उसने भी सही लिखा, प्रोवाइडेड कि उसने साथ में ये बोला हो कि मैं कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट, और जिस बंदे ने यस बोला उसने भी सही बोला, कंसिडरिंग कि मैं कोई ना कोई बेनिफिट, अगर ये कोई सैलरी ले रहा होता, बेनिफिट ले रहा था, इसका मतलब फिर ये क्या होता? नॉर्मली लोग बिना सैलरी के काम कर रहे होते हैं यहाँ पे इस तरह के ट्रस्ट में। ऐसा है। तो इसीलिए मे बी का वर्ड यूज किया। पहले एग्री करते हैं नहीं करते ये मुझे बता दें। जरूरी नहीं है ट्रस्टी पैसे भी देता होगा। जरूर, इसीलिए तो बोला मे बी। इसीलिए तो देखें आंसर में भी उसने एहतियात बरती ना, मे बी का वर्ड इसलिए तो यूज किया। नहीं, अगर वो फंड कर रहा हो ट्रस्ट को तो वो बेनिफिट नहीं ले रहा, तो वो बेनिफिट ले नहीं रहा। हमने कौन बोला है? बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज में वो लोग आएंगे जो फायदा उठाते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। नहीं क्यों होगा भाई? आप पैसा दो और जाओ। ट्रस्ट तो अपने हिसाब से चलेगा, ट्रस्ट तो अपने उन बेसिक रूल्स पे चलेगा जिसके ऊपर वो बने। मैं अगर एक ऑर्फनेज को पैसा दे के मैं ये बोलूं कि यार तुम मेरी शादी करवा दो, कोई बात समझ आती है? कि यार एक तकरीब हो रही है, तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लो। अरे भाई ऑर्फनेज है तो उसका मकसद यही है ना कि यतीम बच्चों की कफालत। चला रहा है, फायदा नहीं उठा रहा, इसीलिए उसने बोला मे बी। आंसर देखिए ओपन है। रिजिड नहीं हो अपनी बात में आप लोग अपने कंक्लूजन में रिजिड नहीं होइएगा कभी भी, ये लॉ है। तो आपने जब आंसर को ड्राफ्ट करना है, देखिए यहां से आपको आइडिया होगा कि आंसर को ड्राफ्ट कैसे करते हैं। जब आप आंसर को ड्राफ्ट करेंगे तो आप भी अपने कंक्लूजन को ओपन रखेंगे कि अगर ये हो रहा होगा, फायदा उठा रहा होगा तो क्या है? एसोसिएट। और अगर फायदा नहीं उठा रहा होगा तो क्या है?
तो इंशाल्लाह नंबर दोनों को मिलेंगे। ये आप परेशान नहीं हो कि अगर आईकैप ने ये लिखा तो आपका भी यही होना चाहिए। आगे बात समझ, सब साथ है मेरे? चलें जी, ऊपर कहाँ लिखा हुआ था? ऊपर कहाँ बेटा? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक बार गौर से देखें। और एनी पर्सन हु बेनिफिट और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट। भाई जिसको बेनिफिट दिया जाएगा वही होगा ना। बेनिफिट का वर्ड इतना आसान है। आपको अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो आप इसके एसोसिएट नहीं है। चलें जी, अब आगे आ जाएं। सर आप सर यूँ लिख सकते हैं कि अगर फायदा उठा रहे हैं तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए बोला कि रिजिड नहीं होना, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं। मेरा खाली जो एक सवाल दिमाग में आया था वो ये था कि ओनर्स या शेयर होल्डर्स एक कंपनी के एसोसिएट्स होते हैं ना, जी तो ऐसे ट्रस्टी ट्रस्ट का एसोसिएट नहीं होगा? नहीं, वो भी इनडायरेक्टली ओनर तो नहीं है? ऑनर क्यों होगा यार? ट्रस्ट का ऑनर कोई भी नहीं होता। ट्रस्ट में तो लोग से उसको मैनेज करने के लिए आते हैं और अपना पैसा डालते हैं। अवाम से पैसा इसलिए थोड़ी लेते हैं कि पैसे के मालिक बन जाएंगे हम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचें। अब आ जाए जरा एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। उससे पहले अगर मैं आप लोगों को एक सवाल दूं तो क्या वो आप लोग कर लेंगे? लेकिन ऐसे नहीं हो सकता वो सवाल। उस सवाल के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, विच इज़ ये रहा। यार सब साथ हैं मेरे? प्लीज़, टाइम है हमारे पास, हम ये कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं और हम इसके साथ एक सवाल भी कर सकते हैं। मुझे बताएं, एक और सवाल कराऊँ आप लोग को? पास पेपर का एक और सवाल कराऊँ इसी तरह का? चलें आ जाए ज़रा फिर। नहीं सेम ये इसका एसोसिएट का सवाल नहीं है, कोई और सवाल है। ये लें जी, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है? आइडिया है ना आप लोगों को? वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, यस और नो? यस। अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है? नहीं है। है या नहीं है? नहीं है मेरा बच्चा, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर से सोच लें, तसल्ली से सोच लें। एक एम्प्लॉयर ने जब एम्प्लॉय को रखा होता है तो उसको काम लेने के लिए रखा होता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं तो जाओ मेरी जो सर्विसेज है उसको बस सेल टैक्स भी दो मुझे। आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? ओके 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 ओके। अगर आप सर्विसेज देते हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है? सर्विसेज देते हैं तो क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है? सर्विसेज रेंडर करना है टैक्सेबल एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग करना है टैक्सेबल, ट्रेडिंग करना है, बिजनेस करना है। अब जरा इसके ऊपर आ जाए। याद आ गया वो सेक्शन टैक्सेबल एक्टिविटी का? ये बता दें यार, मार्च 2024 का सवाल है, कोई बहुत पुराना सवाल नहीं है। आप लोग की अटेम्प्ट से 2 साल पहले का। मार्च 24, आपकी मार्च 26 होगी ना, तो मार्च 26 के हिसाब से ये 2 साल पहले हो गया। बेटा प्लीज अपने पास बेशक नोट्स ओपन कर लें यार, वो टैक्सेबल एक्टिविटी कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ये जो भी क्वेश्चन करवा के आया हूं, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एसोसिएट पूरे का पूरा याद होना जरूरी था या अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी? तो मैंने जो टाइम लगाया वो वेस्ट हो गया? नहीं। अब ये टैक्सेबल एक्टिविटी भी करने के बाद आपको आइडिया होगा कि किसी भी चीज़ की क्रैमिंग जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसीलिए टैक्स आसान है, इसीलिए टैक्स सबसे आसान है। यहाँ पे क्रैमिंग का कोई चक्कर नहीं है। जितनी बोलूंगा वो करनी जरूर है, वो दूसरे चैप्टर आएंगे। ये बताएं जी, कहता है कि बता दो कौन कौन सी टैक्सेबल एक्टिविटी है, कौन कौन सी नहीं है। मेरा ख्याल है आप लोग बता देंगे यार। कहता है कि नदीम को सैलरी रिसीव होती है 2.5 लाख रुपए की फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024। इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। टैक्सेबल एक्टिविटी और नॉट? बेटा प्लीज ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज जी बेटा, यस और नो? यस और नो? The activities of an employee conducting service in the capacity of his employer या employment does not constitute a, क्या इतना लिख सकते हैं आप? एक लाइन के लिए लिख सकते हैं मेरे ख्याल। अच्छा जी, ज़हाब जो है वो प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी की सर्विसेज देता है, जैसे फर्म ऑडिटिंग की सर्विसेज देती है, रिव्यू की सर्विसेज देती है, इस तरह की सर्विसेज ये भी देता है। टैक्स का कंसल्टेंट हो गए किसी और चीज़ का। टू हिज ब्रदर for his startup business for an agreed amount of consideration, yes or no? Yes. Rendering of services is a, क्या ये लिख सकते हैं आप लोग? एक नंबर के लिए लिख सकते हैं यार। बताएं कहां पे रटा मारना जरूरी था? कहीं पे था, कहीं पे क्रैमिंग जरूरी थी? क्या जरूरी था? आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। चलें जी, यस हो गया यार। सब लोग साथ हैं ना? प्लीज बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं से सुनते जा रहे हैं, सुमन बुकमन हुए हुए हैं,
कुछ नहीं पता। इतनी सुबह उठ गए हैं आप जो 18-20 लोग, तो जवाब तो देना साथ साथ। चलें जी, शाहजेब जो है ना वो पियानो बजाता है। एन इंस्ट्रूमेंट ही हैज प्लेड सिंस चाइल्डहुड एट हिज पेरेंट्स एनिवर्सरी पार्टी। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए होंगे इसने? अच्छा लिखा होता तो कैसे? उन्हें वो ट्रेड होती हो यार, पैसे तो वैसे क्या पता वैसे खर्ची ले ली हो। ये थोड़ी बोला होगा पेरेंट्स को कि भाई मैं पियानो बजाऊंगा, पैसे दो मेरी सर्विसेज के। अच्छा अगर होता तो बिल्कुल। तो ये तो यार हॉबी है, ट्रेड नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई ट्रेड नहीं है। हाँ अगर ये वन ऑफ एडवेंचर, सुनिएगा, ये किसी एक्सपो में जाके वहां पे पियानो बजाए और वहां से पैसे ले, फिर क्या करेंगे? फिर कर देंगे। तो मेरा ख्याल है पियानो बजाना अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पार्टी पे, ये किसी गोरे ने सवाल बनाया होगा, ठीक है। तो प्लेइंग अ पियानो इज अ हॉबी नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी, देयरफॉर इट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ, सब साथ है मेरे, ठीक है जी। प्राइवेट, रिक्रिएशनल और हॉबी, याद आ गया ना वर्ड, ये वो था। अच्छा जी, फुरकान क्या है जी? हु वर्क एज एन अकाउंटेंट ऑफ बिनिश एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय मिस बिनिश। वो मैथ की ट्यूशंस भी देते हैं बिनिश की डॉटर को, इरहम उसका नाम है। सर ये बातें तो पूरी किताब में कहीं नहीं लिखी हुई, आप कहाँ से टेस्ट कर रहे हैं? ये ऐसी चीज़ें कहाँ से आती हैं? अरे भाई ये केस है, ये केस स्टडी है, ये सिनेरियो है, आपको दिया है, आप बताएं। टैक्स के क्या क्या क्या? ओ भाई उसके पास काम करता है, बिनिश का एम्प्लॉई है, लेकिन वो जो डॉटर को अपनी ट्यूशन दे रहा है वो एम्प्लॉई के केस में नहीं आता, वो उसके अलावा है। नहीं मेरे भाई, जो सर्विस दी है उसकी बात करेंगे। उसने तो इसी का पूछा है, मेरा ख्याल एक जनरल सेंस यही कहती है, कॉमन सेंस यही कहती है कि यार उसने जो ट्यूशन दी है ना इसी के बारे में सवाल पूछा है। तो वो बेशक बिनिश के पास काम करता है एज एन अकाउंटेंट, लेकिन ये जो मैथ की ट्यूशन दे रहा है ना, मैथ की ट्यूशन देना गुड्स है या सर्विसेज है? ये तो सर्विसेज दे रहा है ना उसकी बेटी को 20,000 रुपए लेके, ये क्या है? तो ट्यूशन की सर्विसेज गिवन बाय फुरकान इज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आप कुछ और भी वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि ट्यूशन देना सर्विस प्रोवाइड करना है, या रेंडरिंग ऑफ सर्विस है, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है। दैट्स वाई प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या होती है? टैक्सेबल एक्टिविटी होती है। तो भाई यही बोल रहे हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल एक्टिविटी। आप लोग बैठे हुए सुकून से लिखना नहीं पड़ रहा आज। इस तरह के सवाल करता रहा करूँ मैं आपसे, पास पेपर्स के करता रहा करूँ ना, मेरा ख्याल है आप इसमें खुश रहेंगे। चीज़ें पढ़ी, कुछ दिनों से हम पढ़ते आ रहे थे, मैंने कहा कुछ सवाल भी देख लें यार, इतने आसान होते हैं। ये पास पेपर है, मेरे घर के बने हुए सवाल नहीं है। अच्छा, कुर्रतुल ऐन है जी एक, अ होम मेकर विद अ हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स। हॉबी है ना यार, टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? व्हाई? हाँ, हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज, rented a stall at the Karachi Food Festival and sold her baked items. One of adventure in the nature of trade constitutes a taxable। क्या सबको बात समझ आती है? जिस तरह से मुझे जवाब दे रहे हैं आईके को भी दे देंगे? चले उम्मीद है दे देंगे यार आप लोग। यस, वन ऑफ एडवेंचर है। तो बेटा ये देखें, कहता है कि ऑल्दो कुर्रतुल ऐन जो है वो नॉट इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट ट्रेड ऑन रेगुलर बेसिस। लंबी की है उसने, मतलब रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करती। तो काम की बात क्या है? कहता है कि दिस इज वन ऑफ द कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, देयरफॉर ये क्या हो जाएगी? कुछ आया समझ? चले मेरा ख्याल है कुछ बेहतर हो गया। टैक्सेबल एक्टिविटी, अच्छा यार, अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई प्लीज कर लें, ये भी सवाल कर लें। ये भी तो टाइम ऑफ सप्लाई कब पढ़ा था हमने बेटा? कल पढ़ा था, जरा रिवाइज तो करवाएं, कब होता है टाइम ऑफ सप्लाई? कर लें रिवाइज कर लें, मैं यही देख रहा हूँ आप लोग रिवाइज करने सही जा रहे हैं। बेटा प्लीज क्लास में फोन नहीं चल सकता। सर बिनिश के अकाउंटेंट हूँ मैं, उसका एम्प्लॉय हूँ, बट मैंने उसको कोई सर्विस भी दी, मे बी कार वॉश कर दी,
तो यार ऐसे देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मैं बिनिश का अकाउंटेंट हूं और मैंने कार वॉश भी कर दी। यार ये नहीं करवाएं कम से कम अकाउंटेंट से। अब ठीक है, मतलब पाकिस्तान में हालात माड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, गाड़ियां नहीं धुलवाएं प्लीज़। और ये गाड़ियां धोना सुनील मुंज के अलावा और किसका वो होगा, किसकी हॉबी होगी बताएं मुझे। गाड़ियां धोना तो हॉबी नहीं होता ना यार। चलें जी, आईफोन बेटा क्या हम आगे बढ़ सकते हैं प्लीज़। तो देखिए एक काम के लिए आपको रखा हुआ था, तो एक काम तक तो ठीक है, आप उसके एम्प्लॉई हैं। इसके अलावा भाई आपसे कोई अलग काम करवाएगा, अगर आप उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं तो वो क्या है, फिर आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो भी सही है, अगर आप गुड्स दे रहे हैं तो भी सही है। मेरी बात आई समझ। चलें जी सर जी, ये मार्च 2023 का सवाल आ गया फिर से। सर ये रिसेंट पास पेपर करवा रहे हैं, पुराने भी तो करवाएं। यार पुराने रेलिवेंट नहीं है, मैं करवाता भी नहीं हूँ। 2021 से पीछे नहीं जाऊँगा मैं, और आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करके वो वहाँ तक कर लेगा, काफ़ी रहेंगे। करना क्या है, इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट कहते हैं कि आइडेंटिफाई कर दो और डिस्कस करो। आइडेंटिफाई करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, और बताओ कि चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो किस अमाउंट के ऊपर होगी। ऐसा है क्या? वो जो मैंने कल आपको 3-4 एग्जांपल्स करवाई थी टैक्सेबल की, एग्जेम्प्ट की, क्या उसमें मैं टाइम ऑफ सप्लाई भी देख रहा था कि अगस्त में हो रही है या सितंबर में हो रही है? क्या उसमें वैल्यू भी देख रहे थे मेरे भाई? बेटा आपने कल का लेक्चर लिया हुआ, लेक्चर नंबर 6। मुझे ये बताएं कि जब एक गुड एग्जेम्प्ट होती है और अगले महीने जाके वो टैक्सेबल हो जाए, तो टैक्स वाला इसके ऊपर कौन सी प्रोविजन अप्लाई करता है? जिस वक्त मतलब एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर दिया जाए उस वक्त उसको अकाउंट फॉर किया जाता है। तो अगर कोई चीज़ पहले एग्जेम्प्ट थी, ये मैं ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर पूछ रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, तो एक चीज़ जब एग्जेम्प्ट थी उस वक्त उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा, उसकी सप्लाई तब नहीं होगी, उसको तब अकाउंट फॉर किया जाएगा जब वो, आई बात समझ? चलें अब जरा द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय द डिफरेंट एंटरप्राइजेस। बेटा आप लोग की चैट ओपन है मेरे पास, आप लोग मुझे जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? आप सबकी चैट ओपन है, प्लीज यार जवाब दिया करें। नवंबर 22 वाला, इन नवंबर 2022 साथ हैं। एन एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ मशीन ऑन हायर परचेज, एग्रीमेंट हुआ है नवंबर 22 के अंदर हायर परचेज का, वॉज साइंड इन दिसंबर 22 द मशीन वॉज एक्वायर्ड अंडर दिस एग्रीमेंट अगेंस्ट अ 25% डाउन पेमेंट 30 मिलियन की, और कहते हैं कि रिमेनिंग बैलेंस जो है वो पे किया जाएगा 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, भाई मशीन कब आई है? दिसंबर में आई है, देख लें। हायर परचेज के केस में टाइम एट विच एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, तो इसका मतलब नवंबर या दिसंबर। और वैल्यू कितनी भाई, वैल्यू कितनी सोच लें फिर से, वैल्यू कितनी कैसे निकाली? 30 मिलियन नहीं, 30% कितना? 30 अमाउंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? और अगर आप इसको देखें डाउन पेमेंट, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। डे 1 पे जब एसेट आप परचेज करते हैं ना, लीज पे लेते हैं, सॉरी परचेज करना होता है, एक्विजिशन करना, पूरी परचेज। लीज पे जब आप एसेट लेते हैं तो जो डाउन पेमेंट करते हैं ना डे 1 पे, वो जो डाउन पेमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू की हो रही होती है। पढ़ा है यार ऐसा क्यूएम में, या मैंने अपने टाइम पे गलत क्यूएम पढ़ ली थी? वो जो डाउन पेमेंट होती है ना वो उस दिन की वैल्यू की बेसिस पे हो रही होती है, 0 एट द डे 0 एट द पॉइंट 0। तो इसका मतलब ये हुआ यार आपको करना तो ये चाहिए ना। अब मेरे तो ख्याल है आपको 4.5 इंटू 24 प्लस आप 30 करें, ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्योंकि इस 4.5 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है और आपने ये काम नहीं करना, सही है? तो अब इस बात का ये भी मतलब हुआ कि चलें सर ये तो तरीका सही नहीं है, फिर सही तरीका क्या है?
भाईजान उसने कहा था एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होती है ना वो लेना, वो कैसे आएगी? वर्क बैक करके आएगी। 30 डिवाइडेड बाय, आंसर बताएं जी, क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है? और टाइम ऑफ सप्लाई दिसंबर, नवंबर दिसंबर, विच मीन्स कि किस रिटर्न में आ रहा होगा? ये नवंबर की रिटर्न में आ रहा होगा। मंथली रिटर्न्स बनती है ना, ओके सर जी। नवंबर 22 टाइम ऑफ सप्लाई है, और टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द हायर परचेज क्या होता है? जब एग्रीमेंट एंटर हो जाए। अच्छा जी, हाँ अमाउंट नहीं बताई, आप बता दें, मैंने आपको एडिशनली बता दिया, आप बता दिएगा, सही है, बतानी चाहिए थी उसको। अब आगे चलें। सेकंड, इन दिसंबर 2022 एन एडवांस ऑफ ₹12 मिलियन जो है वो रिसीव हो चुका है अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और डिलीवरी कब होगी? मार्च 2023 में होगी। यार हमने तो ये पढ़ा था ना कि जब डिलीवरी होती है तभी सप्लाई होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि जब आपको एडवांस मिल जाए तब भी सप्लाई हो जाती है। तो एडवांस कब मिला आपको? तो क्या दिसंबर 22 के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लियर ऑफ कैश मिल जाए या गुड्स डिलीवर कर दी जाए? और मेड अवेलेबल, ठीक है। यार सर यहाँ पे उसने क्यों नहीं लिखा हुआ आंसर में? क्योंकि 2022 में जो फाइनेंस एक्ट था ना वो पुराना था, 2022 वाला फाइनेंस एक्ट था। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब सिनेरियो ये है कि उस वक्त ये चीज़ उसने ऐड नहीं की थी। जब 2023-24 का फाइनेंस एक्ट आया ना, उसने फिर ये वाली बात भी ऐड की उसके अंदर, एडवांस वाली बात भी ऐड की उसने, ठीक है ना। व्हेन कैश इज रिसीव्ड का मतलब यही होता है ना, एडवांस। एडवांस, ओहो क्या हो गया, एडवांस, ठीक है जी बेटा। तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ऐसा है, ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज़, बेहतरीन बेटा, कुरान बेटा बेहतरीन। और ये अरसल आपको समझ आ गया? अच्छा जी, वापस आए। अ मशीन ऑफ ₹38 मिलियन वॉज परचेज्ड इन जुलाई 2022। मशीन कब परचेज की है? बट इट वॉज पुट टू यूज इन नवंबर 2022। क्या करना है इसका? सर इसमें एक सवाल है, तो जो परचेज की मुराद है ये एग्रीमेंट है या पेमेंट? परचेज की मुराद परचेज है कि मैं आपसे परचेज कर लूंगा। क्या ये अक्रूवल बेसिस पे चल रहा होता है? तो पेमेंट होना लिंक्ड है हमसे, पेमेंट होना हमसे लिंक नहीं है। इसलिए मैं कुछ जेनेरिक रूल जो है ना हमेशा आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया करूंगा। जब हम पढ़ेंगे ना 5 हेड्स ऑफ इनकम, कोई नाम बता सकते हैं उनके? इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम। तो हर एक चैप्टर जो है ना वो एक अलग रूल पे चलता है। तो उसका जो एक कॉमन रूल होगा ना, क्या ये कैश बेसिस पे चलेगा, क्या ये अक्रूवल बेसिस पे चलेगा, ये मैं आपको उस चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया करूंगा, ताकि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में रहते हुए जब भी सोचे ना उस बेसिक रूल को सामने रखें। आ रही बात समझ? तो सेल्स टैक्स पढ़ाते हुए बेसिक रूल क्या बता दिया था मैंने? तो अब ये पेमेंट का सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पेमेंट का सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए, आप लोग बड़े हो गए, FR 1 पढ़ रहे हैं आप लोग अब। तो जुलाई 22 में क्या हो गई है भाई? टाइम ऑफ सप्लाई वो होता है वही जब रेसिपिएंट ऑफ द गुड जो है चीज उसको दे दी जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर यूज। वही करे ना करे, मेरा इससे क्या ताल्लुक है, वो इस्तेमाल करे। देखा ना, उसने बोला था कि पुट इनटू यूज नवंबर में किया है, वो चाहे तो पूरी जिंदगी ना इस्तेमाल करे, मेरी तरफ से तो चीज, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी वही होगा। ऐसा है, सेल्स टैक्स हम 38 मिलियन पे लगा दें? हाँ हाँ बिल्कुल, सेल्स टैक्स आप इसके ऊपर कंप्यूट कर लेंगे तो ये नवंबर के महीने में ना? जी। सर जी गुड्स ऑफ ₹7 मिलियन जो हैं, कौन बातें कर रहा है यार, कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? प्लीज़, डिस्कशन कर रहे हैं सवाल से रिलेटेड या वो बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बता दें। मैं बातें करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सर जी गुड्स ऑफ रुपीज वर सोल्ड इन सितंबर 2022 बट ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एट द बायर प्रमाइसेस। क्या यही मिसाल नहीं दी थी यार मैंने? वो मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मैंने सारे पास पेपर्स पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट देते हुए साथ साथ मिसाल दे देता हूं, ताकि जब आप कभी दोबारा देखें तो ऐसा ना लगे कि यार सर ने ऐसी कभी चीज़ें ज़िंदगी में नहीं पढ़ाई। और यकीन करें मेरी बात का, मैं जितनी बातें बोल रहा होता ना पेपर में यही बातें आनी है, यकीन कर लें मेरा।
द गुड्स वर डिलीवर्ड इन जनवरी 2023। क्या करें यार, क्यों यार सितंबर 22 क्यों? पेमेंट हो गई है? आप पेमेंट पे आपकी सुई अटकी हुई है। मुझे बताएं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो इस बात का क्रक्स है वो बताएं। मेड अवेलेबल कर दी है? आप भी एग्री करते हैं? आप भी एग्री, सब एग्री करते हैं यार। मेरे भाई फोन यूज करने वाले भाई एग्री करते हैं। अच्छा चलो बेहतरीन बेटा, इन नोट्स पे तो मैं आया ही नहीं जो आपने खोले में। अच्छा चले ठीक है, कोई मसला नहीं, इजी सीन है। बताएं मुझे, आप ही बता दें। ये फोर्थ वाला जो है पॉइंट आप ही बता दें यार। मेड अवेलेबल, तो जब मेड अवेलेबल कर दी गई है चीज़, गुड्स आर अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, कि भाई उठा के ले जाओ हमारी तरफ से, हमें कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब है कि सितंबर 22 में उसकी सप्लाई। अब अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछे, देखें ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो दूसरा सवाल आता है सेल्स टैक्स का। पहला सवाल तो आता है बड़ा न्यूमेरिकल, बड़ा न्यूमेरिकल, उसकी शक्ल कैसी होती है सर? उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, उसकी शक्ल इस तरह की होती है, जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे 2 सवाल, उसको हम मजीद कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। बट एक उसके साथ जी, हाँ बीसी के ऊपर आएंगे ना इंशाल्लाह, अगर टाइम रहा तो उस कॉन्सेप्ट के बाद। बात सुनिएगा और से, एक सवाल आता है न्यूमेरिकल का बड़ा सवाल, जिसके लिए हम छोटी छोटी प्रोविजंस पढ़ते जा रहे हैं, सब आपके जहन में होंगी, वो सवाल इजीली निकल जाएगा। दूसरा सवाल क्योंकि आना है पेपर कितना 25 से 30 नंबर का आना है, तो अब जब 20 नंबर का बड़ा सवाल आ गया तो बाकी के 5 नंबर या 6 नंबर कहाँ से आएंगे? वो इस तरह के छोटे सवाल आएंगे, ठीक है ना, मेरी बात आ रही समझ? तो ये हैं वो क्वेश्चंस जो आपकी 25 से 30 नंबर पूरे कर रहे होंगे मिला के। जी हाँ हाँ हाँ, देखिए टैक्सेबल एक्टिविटी, इनकम जो है ना, आप इनकम फ्रॉम बिजनेस की जो बात कर रहे हैं, वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। बात यहाँ पे क्रक्स निकालने का ये है कि यार एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो क्या टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है ना, वो एट द सेम टाइम दोनों काम ही कर रहा है। भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, इनकम टैक्स के अंदर तो टैक्स देगा ही देगा, लेकिन टैक्सेबल एक्टिविटी भी तो कर रहा है, तो सेल्स टैक्स में भी आके सेल्स टैक्स तो वो पे करेगा। यस यस बिल्कुल सर, आप इस तरह के क्वेश्चन भी भेज दिया करें, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा भेजे हुए नहीं भेजे हुए? ये वाले सवाल मैंने भेजे हुए आपको या नहीं? जी मैंने आपको भेजे हुए नहीं, ये वाले जो सवाल हैं ये मैंने भेजे हुए या नहीं भेजे हुए? कहाँ भेजे हुए हैं बता सकते हैं? होमवर्क 2 और 3 नहीं, उसमें तो नहीं है। इस तरह के हैं ये वाले सवाल, कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे? आप अपने नोट्स में नीचे जाएं स्क्रॉल करते हुए, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए नीचे तक जाते हैं ना, और वो खत्म नहीं हो रहा होता, लेकिन ये नोट्स खत्म हो जाएंगे। प्लीज नीचे तक जाएं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे सवाल वहां पे भी, और जो नंबर आ रहा है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 इसी तरह आएंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई एक सवाल आया है कि हायर परचेज के केस में तो सर डाउन पेमेंट हुई है 25%, हम पूरे के ऊपर टैक्स क्यों देंगे? अब आप उसका मुझे क्या जवाब देंगे आप लोग? हमने उसको पूरी की पूरी को एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही सप्लाई कंसिडर कर लिया। और जब मैं ये चीज़ पढ़ा रहा था मैंने ये भी बताया था कि अब मंथली बेसिस पे तोड़ने का टाइम हमारे पास नहीं है। हम इस झंझट में नहीं पड़ सकते कि हर महीने जो है रेंटल आएगा और उसकी बेसिस पे करेंगे। देखें क्यों, रेंटल के अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या, इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट भी है। और भाई इंटरेस्ट के ऊपर तो सेल टैक्स लगना ही नहीं है, आ रही बात समझ? तो इंटरेस्ट के ऊपर तो अब आप हर महीने क्या करेंगे, रेंटल आएगा, रेंटल को पहले 2 हिस्सों में तोड़ा करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसके ऊपर लगाया करेंगे सेल्स टैक्स। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ना। आपको सिंप्लिसिटी ये है, सिंप्लिसिटी के लिए टैक्स ने आपको रूल क्या दे दिया कि यार डे 1 के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है आज ही दे दो, जो तुमने हिस्सों में तोड़ तोड़ के देना है 24 हिस्सों में, मुझे एक ही दिन में दे दो। जब टैक्स वाले ने रूल दे दिया हमें तो हमारी आसानी कर दी, तो आसानी कर दी तो अवेल करें उसको, ठीक है ना। आपसे एक सवाल है, एरियर ऑफ में अगर मेड अवेलेबल है तो हम टैक्स कैसे देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं आए तो यार फिर वही बात पैसे की, आपकी सुई फिर पैसे बैठी हुई है, क्या सेल्स टैक्स एक्रूअल बेसिस पे चलता है? तो वो तो समझ, आपके सवाल का सिर्फ यही जवाब है। मैं वो तो समझ गया, जी जी जो कर रहे हैं वो तो समझ गया, हाँ। लेकिन लाइक आपने समझ रहा एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हो कि यार हमारे पास पैसे नहीं आए और हम अपनी जेब से दे रहे हैं, हमारे ऊपर बर्डन आ रहा है, ऐसा नहीं होता। देखें एक्चुअली अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली चीज़ों ने सेटल होना होता है।
अल्टीमेटली चीजों ने क्लोज होना होता है। लेकिन बेड डेट का भी तो चार्ज होता है, क्या पता यार होता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर मैंने किसी चीज के ऊपर सेल्स टैक्स दे दिया, किसी कोई सप्लाई की, पैसा नहीं आया, आपने बहुत अच्छी बात की है सर, बैड डेट का भी तो चांस होता है, मैं अपनी जेब से पैसे देता जा रहा हूं, पता नहीं मुझे बाद में मिलते हैं नहीं मिलते। बात को गौर से सुनिएगा। आपको क्या लगता है कि सेल्स टैक्स के अंदर लॉ वाले ने नहीं सोचा होगा कि यार अगर मैं बंदे से एट द टाइम ऑफ सप्लाई मैं सेल्स टैक्स ले रहा हूं, क्या पता बाद में इसका ये सेल का पैसा रिकवरी ना हो, बैड डेट हो जाए, इसका कुछ गंदे अंडे निकल के आ जाएं, सोचा होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी प्रोविजन भी होगी लॉ के अंदर जिसमें अगर आपकी बैड डेट हो गया है, आपका कोई बैड डेट हो गया, तो उसका फिर रिवर्सल भी कर रहे होंगे हम। आपने बात बिल्कुल सही सोची है, लेकिन क्या ऐसा टैक्स वाले ने भी सोचा होगा? तो उसने आपको उसका जवाब भी दिया हुआ है आगे कि अगर आपकी सेल का ही बैड डेट हो गया, पैसा ही नहीं आया, क्या करना है हम? आ रही बात समझ? आ रही है बात समझ कुछ? अच्छा चलें, हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, अभी तो चैप्टर 17 पे हैं अभी हम। 18 आपको इंशाल्लाह डिटेल में सारी चीज़ें खोल के बताएगा, और फिर 19 आपको जो खोला होगा उसको बंद कर देगा। ठीक है बेटा, मतलब कॉन्सेप्ट्स को आपके। चलें, स्कोप ऑफ टैक्स पढ़ना ही नहीं पढ़ना? यार आज मैंने पढ़ाया तो कुछ नहीं है, एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ाई है, बेटा पढ़ लें। मुझे आपको देख के लगता है कि शायद मैंने नहीं पढ़ाना, तो बता दें, पढ़ लें बेटा, बेटा पढ़ लें। चलें, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अब लिखने वाला काम आ गया। ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज, बेटा फुल अमाउंट नहीं थी ना 30 मिलियन, फुल अमाउंट कितनी थी? 120। वो कैसे निकाली आपने भाई? 30 मिलियन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कितने को? 25% को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरी अमाउंट कितनी होगी? क्रॉस अप कर लें, 30 और 30, 60 और 60 और 60, 120। एग्रीड? चलें जी। नहीं बेटा 30 पे क्यों लगेगा 120 पे? ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको मेरा ख्याल है। अब अदीना बेटा चलें जी। रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? मजा आ रहा है टैक्स पढ़ने में? नहीं आ रहा? इसको नहीं आ रहा वो क्लास से दफा हो जाए, कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। रेट ऑफ टैक्स कितना था जी? 18%। ये किसके लिए था? ये था, देखिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। नए पेज पे चलते हैं। फिर मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने आपको घर से करने के लिए देना है। ठीक? हाँ हाँ है। आज क्या दिन है? थर्सडे है? थर्सडे आज? अरे शुक्र है, अरे एक ही दिन रह गया काम करने का ऑफिस में। ऑफिस जाते में मौत पड़ती है यार मुझे। जी हाँ, हल्की आवाज़ में बात करें आप। अच्छी जा रही है, अच्छी। चलें वापस आ जाए प्लीज। यार नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स कितना बढ़ाया था? 18%। जब एक बंदा दूसरे बंदे को चीज सप्लाई करता है, एक अच्छा बच्चा दूसरे अच्छे बच्चे को, एक रजिस्टर्ड बंदा दूसरे रजिस्टर्ड बंदे को जब कोई चीज सप्लाई करता है तो वो उसके ऊपर 18% का सेल्स टैक्स चार्ज कर देता है। ये तो हमें बात की जेनेरिक बात और दो अच्छे बच्चों की बात की। तो अपने पास एक बार लिख लें, जनरल रेट ऑफ, लेक्चर नंबर कौन सा जी? प्लीज यार लिख लिया करें, मेरी बातें बहुत जरूरी होती हैं। मेरे लिए, किसी और के लिए शायद ना हो, आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, जो अपनी नींद को कुर्बान करके बैठे हैं मेरे सामने। व्हाट इज योर नेम? साइम? साइम अयूब? ओके साइम, ओके। अच्छा चलें जी। सर जी नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स कितना है? तो लिखिए अपने पास प्लीज। कॉन्सेप्ट ऑफ फर्दर टैक्स, ये आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया फर्दर टैक्स का। सर जी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स 18%। ये तो बात समझ आ गई। जब एक रजिस्टर्ड बंदा क्या करेगा? सप्लाई करेगा किसी रजिस्टर्ड बंदे को, ये अपने पास इसी तरह लिखें। अब मुझे एक बात बताइएगा प्लीज,
सपोज करें 100 रुपये की चीज़ थी, उसके ऊपर 18% का सेल्स टैक्स लगाया, तो अल्टीमेटली चीज़ पड़ गई दूसरे रजिस्टर्ड बंदे को। ये बायर है ना, ये ख़रीदने वाला ये बायर है, और इधर वाला कौन है जी? ये तो सेलर है, ये तो सप्लायर है, ये सेलर है। तो सेलर और सप्लायर ने जब चीज़ बेची एक बायर को, उसने रेट लगाया कितना? 18% का। रजिस्टर्ड बंदे को चीज़ कितने की पड़ी? 118 की उसको चीज़ पड़ी है। अब बात ये है कि अगर सिनेरियो ये नहीं है तो, अगर सिनेरियो ये कॉपी, और यहाँ पे हमने इसको किया पेस्ट, और हमने यहाँ से अपनी आसानी के लिए इसको हटा दिया, ये 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 ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़, अगर सिनेरियो ये नहीं है तो बताएं जी, अब मैं क्या सिनेरियो बनाने लगूंगा? एक बंदा अगर सप्लाई करे किसको? अनरजिस्टर्ड बायर को। प्लीज ये बात गौर से सुननी है यार, ये बात गौर से सुननी है, टाइम वेस्ट नहीं करना क्लास में आके। ये इंशाल्लाह आपको तब समझ आएंगी जब आप बैच के एंड पे बैठे होंगे और अपने पीयर्स से अपने कॉन्सेप्ट को मैच करेंगे, और मैं गारंटी से कह रहा हूं इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। अब एक बंदा अगर सप्लाई करे किसको? अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड 18%, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड भी 18%। आपको नहीं लगता कि यार कोई ज्यादती हो गई है? क्यों नहीं लगता आप लोगों को? क्या आप लोगों के ज़मीर मर गए? जरा ज़मीर को जगाएं अपने। नो नो नो, यू आर रॉन्ग, नो यू आर रॉन्ग। सपोज कर लें, चलें आप लोग की आसानी के लिए मैं एक बात और भी कर देता हूं, एक बात और भी कर देता हूं। ये जो बंदा है ना, ये कौन है? ये है डिस्ट्रीब्यूटर, और ये कौन है जी? दोनों के लिए रिक्वायरमेंट थी रजिस्टर होने की, दोनों के लिए थी ना सप्लाई चेन में। अब ये जो होलसेलर है ना, ये अनरजिस्टर्ड है। मेरी दूसरी एग्जांपल में आपको नहीं लग रहा देख के जाहिरी तौर पे कि यार ये तो ज्यादती होगी किसी के साथ? किसके साथ हुई है? रजिस्टर्ड बंदे के साथ ज्यादती हुई है ना, कि यार तुमने इसको भी 118 की चीज दी, और ये कौन? ये अनरजिस्टर्ड, इसको भी 118 की दे रहे हो, मुझे भी 118 की दे रहे हो, तो मुझे रजिस्टर होने का क्या फायदा? हमने बोला नहीं नहीं, तुम्हें फायदा है ना, तुम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। उसने बोला नहीं, ये तो फायदा तो मुझे लॉ ने दिया ना। मुझे बताओ कि तुमने सेम प्राइस पे चीज क्यों बेची जब तुम्हें पता था कि अगली जो पार्टी है वो क्या है? अनरजिस्टर्ड है। तुमने मुझे तो 118 की चीज बेची, इसको 118 की क्यों बेची यार तुमने? वापिस रिपीट करते हैं, मुझे बताएं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ज्यादती किसके साथ हुई है? वो क्या कहेगा जाके? वो जाके सप्लायर को क्या कहेगा? वो अपनी क्या अर्जी पेश करेगा, बता सकते हैं? वो बोलेगा कि यार तुमने, मैं तो रजिस्टर्ड हूं, देखें मैं तो रजिस्टर्ड हूं, तुमने मुझे 118 की चीज दी, मैंने एग्री किया। ये जो अनरजिस्टर्ड है, ये बायर, ये वाला, इसको भी तुम 118 की दे रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि मुझे रजिस्टर्ड होने का क्या फायदा है? मुझे रजिस्टर्ड होने का क्या फायदा फिर, अगर मुझे भी चीज उतने की मिलनी है? तो हमने कहा कि अब यहां पे टैक्स वाले ने एक नया टैक्स मुतारिफ करवाया, एक नई एडिशन करवाई, जिसका क्या नाम रख दिया? जिसका क्या नाम रख दिया? फर्दर टैक्स। सर ये कितना होता है फर्दर टैक्स? वो कहता है कि जब एक अनरजिस्टर्ड बंदा, एक जब रजिस्टर्ड बंदा किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, और वो अनरजिस्टर्ड बंदा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड था, क्या था? रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उसको होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी हडरामी की वजह से नहीं हुआ, तो एज अ पेनल्टी, सिर्फ समझाने के लिए पेनल्टी का वर्ड यूज कर रहा हूं, तो एज अ पेनल्टी तुम कौन? ए रजिस्टर्ड बंदे, तुम उसके ऊपर एक पेनल्टी लगाओगे छोटी सी। वो क्या पेनल्टी है? तुम उसके ऊपर चार्ज करोगे फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%, विच मीन्स कि अब रजिस्टर्ड बंदा, इस लॉ के बाद रजिस्टर्ड बंदा जब अनरजिस्टर्ड को चीज बेचेगा ना, तो 118 की नहीं बेचेगा, बल्कि कितने की बेचेगा?
कुछ आई बात समझ, कुछ बात समझ आई है क्या? अब रजिस्टर्ड ऊपर वाले बंदे के साथ इंसाफ हो गया, उसके साथ इंसाफ हो गया, उसको चीज सस्ती पड़ी है, और नीचे वाले बंदे को देखिए वो तो एक बेनिफिट था, मैंने पहले ही गिनवा दिया, वो तो रजिस्टर्ड होने का बेनिफिट उसको था, वो पहले ही गिनवा दिया। मैं तो उससे ओवर एंड अबव जाके बात कर रहा हूं कि यार कोई और भी तो होना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ऊपर वाले के साथ इंसाफ हो गया कि उसको चीज कितने की पड़ रही है, 118 की, और जो अनरजिस्टर्ड है उसको कितने की पड़ रही है। अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजीद खुल रहे होंगे कि यार किस तरह से जो है ना अनरजिस्टर्ड होने का नुकसान है। जो सप्लायर है वो चीजें महंगी बेचता है, तो ये 4% फर्दर टैक्स आप लोगों को याद रहेगा। अब ये लगता कब है, जब आपको सवाल के अंदर कुछ इस तरह की चीजें दी गई हों। ये लें जी, सवाल आपके सामने आ गया, सप्लाईज आ गई हैं, सप्लाईज, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन 800 के ऊपर कितना टैक्स, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड टू रजिस्टर्ड 500 के ऊपर कितना टैक्स, जीरो, जीरो, एग्जेम्प्ट गुड है तो जीरो, इनएडमिसिबल, कोई टैक्स नहीं है, जीरो नहीं कह सकते आप इसको। क्यों नहीं कह सकते आप जीरो? क्योंकि जीरो एक्सपोर्ट्स के लिए, हमने गलत चीज नहीं सीखनी, हम अपनी आसानी के लिए उसको जीरो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है जीरो का वर्ड किसी और के लिए यूज होता है। अच्छा जी, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 200 के ऊपर कितना टैक्स, 22% या 18 जमा 4, 18, सर 22 ही तो होता है वो, आप कौन सी मैथ पढ़ा रहे हैं, 18 जमा 4 भी तो 22 होता है, हम भी 22 बोल रहे हैं। अब एक बंदे ने बोला सर अलग अलग चलना है, ये मेरे ख्याल सब साथ हैं, ऑनलाइन वाले मेरे ख्याल सब साथ हैं, ये माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, बात को समझते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, हम यही करने लगे हैं। अब देखिए सवाल को पहले जनरेट करना है आपके जहन में, फिर उसका जवाब के लिए मैं बैठा हूं। तो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि यार 200 के ऊपर 22% नहीं लगाना, कितना लगाना है, 18 जमा 4 लगाना है। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है जो सर बताने लगे हैं। आ जाए जरा, फिर आगे आ जाए प्लीज। सर 18% आप लोगों ने लगा दिया, 18% आप लोगों ने लगा दिया, और 4% भी आप लोगों ने लगा दिया। कहता है, टैक्स वाला कहता है कि भाई ये जो फर्दर टैक्स है ना 4% का, पेड एज अ बॉटम लाइन फिगर टू गवर्नमेंट। अब इस बात का क्या मतलब है, गवर्नमेंट ट्रेजरी, भाई गवर्नमेंट के खजाने में सेपरेटली जमा करवाओ। कोई समझ नहीं आई बात, कुछ समझ नहीं आई बात। अब सुनिएगा बात को, वो जो ऊपर आपको मैं 200 रुपए की एग्जांपल दे के आया हूं, सपोज करें ये 200 रुपया हमने सप्लाई किया था अनरजिस्टर्ड बंदे को, हमने 200 के ऊपर लगा दिया 18%, आउटपुट टैक्स में आ गया, ये आउटपुट टैक्स में आ गया, प्लीज आउटपुट टैक्स में आ गया। बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं, इंशाल्लाह आगे जाके आपको सवाल भी करवाता हूं। आउटपुट टैक्स में आ गया, इस बंदे का कोई इनपुट भी होगा, कोई इनपुट भी होगा, जरा आंसर तो बताइएगा यार इसका। 36 सपोज कर लेते हैं कोई इनपुट इसका बना, इनपुट टैक्स इस बंदे का बना कोई, ठीक है जी, आगे बात समझ। नेट पे बताएं कितना पेबल आ गया, ये आ गया आपका पेबल नेट पे कितना जी, 9 रुपीज का, तसल्ली है। कहता इस, अब इस बात का क्या मतलब हुआ, सर आपने फर्दर टैक्स को पे ही नहीं किया, तो बॉटम लाइन का मतलब ये है कि इसको आपने सेपरेटली पे करना है, इसको आपने किसी भी चीज के साथ एडजस्ट नहीं करना। सर अब यहां पे लिखते हैं कि फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%, तो आपने यहां पे 200 के ऊपर 4% जब कंप्यूट किया, कितना आंसर आया, कितना, 8 रुपए। अब आपका ये सेपरेट पेबल है और ये सेपरेट पेबल है, कुछ आ रही बात समझ। बात आप लोग की ठीक थी 22% वाली, बट 22% की प्रेजेंटेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी यार। 18% ये रहा और 4% ये रहा, एडजस्ट नहीं करना है इसको किसी भी इनपुट के साथ।
इसको नेट नहीं करना, क्योंकि ये एक सजा थी उस अनरजिस्टर्ड बंदे के लिए, और उसकी सजा का जो पैसा है एज इट इज गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको एज अ बॉटम लाइन फिगर तुमने दिखाना है मुझे, और सेपरेटली पे करना है मुझे, किसी इनपुट के साथ क्लेम नहीं कर लेना, एडजस्ट नहीं कर लेना इसको। कुछ आई बात समझ? कुछ आई बात समझ? तो आपने इस 4% को हमेशा क्या दिखाना है? सेपरेट और एज अ बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब है कि एंड पे दिखाना है, ऐसा है। एग्री करते हैं मेरे साथ? फर्दर टैक्स 4% का, सब एग्रीड बेटा? प्लीज रिवाइज करा दें मैंने क्या पढ़ाया, प्लीज रिवाइज करवाएं। बोलो भाई, कुछ बोलो प्लीज। सब एग्री? ऑनलाइन में से सब एग्री? अच्छा जी, 200 के ऊपर 18% लगेगा, एंड देन बॉटम लाइन पे 4% फर्स्ट। बेहतरीन बेटा। 9 और 8 दोनों पेबल टू गवर्नमेंट, बेहतरीन बेटा। सर अनरजिस्टर्ड का तो इनपुट टैक्स नहीं बनता ना बेटा। मैं तो ये जो टैक्सेबिलिटी कर रहा हूं मैं, ये क्या मैं अनरजिस्टर्ड बंदे की कर रहा हूं या रजिस्टर्ड की कर रहा हूं? भाई रजिस्टर्ड सप्लाई तो रजिस्टर्ड बंदे ने की है ना, ये सप्लाई तो रजिस्टर्ड बंदे ने की थी, और वही अपनी सप्लाई के ऊपर आउटपुट भी कंप्यूट कर रहा है, और वही अपनी परचेज के ऊपर इनपुट कंप्यूट कर रहा है। ऐसा है, जरा ये कनेक्ट हो जाए। तो वो नहीं देता ना, तो अनरजिस्टर्ड तो है ही इसलिए कि वो टैक्स नहीं देता। मेरी बात गौर से सुनिएगा यार, ये जो लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहा हूं 9 रुपए की और 8 रुपए की, ये मैं बायर की कर रहा हूं या सप्लायर की कर रहा हूं? यार मैं तो सप्लायर की कर रहा हूं, जो सप्लायर रजिस्टर्ड है। उस सप्लायर ने सप्लाई की थी ये वाली, उस सप्लायर, वो तो रजिस्टर्ड था ना खुद, उस सप्लायर ने कुछ परचेजेस भी किए होंगे, उसके ऊपर इनपुट भी ले लिया उसने। मैं तो अनरजिस्टर्ड बंदे की बात ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर तो मैं सवाल बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। आ रही है बात समझ? जिसका भी सवाल था क्लियर हो गया जी? मुझे ये समझ आ गया था कि अनरजिस्टर्ड में क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है, वो खाली नहीं कर रजिस्ट्रेशन में। तो लेकिन जैसे पाकिस्तान है, इसमें पूरी चेन अनरजिस्टर्ड है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, नॉट पॉसिबल। पूरी चेन हो ही नहीं सकती अनरजिस्टर्ड। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है चीज। सही होता है कि पूरी चेन में अनरजिस्टर्ड मतलब कि जितने इनका स्कोप है उससे बहुत कम दिखा रहा है, तो वो आगे जो पास ऑन करते हैं वो उसमें टैक्सेबल नहीं होता। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, कोई फ्रॉड जो है ना, उसके लिए आपको बहुत सारी पार्टीज चाहिए। कोई एक बंदा मिलके या कोई 2-4 बंदे मिलके फ्रॉड नहीं कर सकते। देखिए, जब आप मुल्क में डील कर रहे हैं ना, तो आपको बैंक से भी वास्ता पड़ेगा, तब आपको जो है FBR से भी वास्ता पड़ेगा, तब आपको दूसरी कंपनी से भी वास्ता पड़ेगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जो मॉडल प्रेजेंट किया ना मेरे आगे, आपने बोला सर पूरी सप्लाई चेन जो है ना वो ऐसी चल रही है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है ना, तो आप अपने घर से पैदा नहीं कर सकते किसी रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर को। आप किसी से भी परचेज करोगे, वो उस बंदे की क्या गलती है? चलो मान लिया आपने इससे परचेज कर लिया, ये बंदा आपकी पार्टी का था, तो यार आपको रॉ मटेरियल में कुछ और भी तो चाहिए होगा, सही है। और ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन ही जो है ना वो ऐसे चल रही हो कि अनरजिस्टर्ड है वो, ठीक है ना। तो इस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के सवाल को जी सवाल में बताएगा, सवाल में बताएगा इंशाल्लाह बेटा। वो कोई वाइट कलर का पेज नहीं होगा जिसको आपने ऐसे लाइट में करके देखना होगा, ऐसा नहीं होगा। वो आप उसके ऊपर लिखी होंगी चीज़ें, इंशाल्लाह तफसील में लिखी होंगी। क्या जो मैंने अभी 4 नंबर का सवाल पूछा है उसके अंदर इतनी चीज़ें थी कि आप आंसर कर सकते थी? इतनी चीज़ें तो ये कोई जादुई सफ़ा नहीं होगा, इंशाल्लाह पेपर के ऊपर ब्लैक कलर का लिखा होगा। प्रैक्टिकली तो बेटा, प्रैक्टिकली जब हम डील करते हैं तो हमें पता होता है अगले बंदे का क्या स्टेटस है FBR के अंदर, वो किस तरह से रजिस्टर्ड हुआ है, क्या वो एज एन होलसेलर हुआ है, क्या एज ए रिटेलर हुआ है, क्या एज ए मैन्युफैक्चरर हुआ है। हर बंदे की कैटेगरीज है ना, तो प्रैक्टिकली पता होता है। तो मैंने अब मैंने कब बोला कि वो देता है? मैंने कब कहा कि अब अनरजिस्टर्ड हो जाए वो टैक्स देने लग जाएगा? बताएं कब कहा मैंने? अरे भाई आप उससे कलेक्ट कर रहे हैं, आप अभी तक सेल टैक्स की रूह को नहीं समझे। प्लीज यार वापस मेरी बात एक बार सुन लें, ऑनलाइन वाले हज़रात प्लीज यार मेरी बात सुन लें। अगर मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूं तो प्लीज माजरत, लेकिन हमारे पास एक सवाल आया है वो सुन लें। ये जो न्यूमेरिकल है ये किस बंदे का सॉल्व हो रहा है, सप्लायर का या बायर का? सप्लायर का। आप एग्री करते हैं मेरी बात से, सप्लायर का या बायर का? क्यों सप्लायर, क्यों बताएं?
सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर ने सप्लाई की, सप्लायर ने कुछ परचेजेस की, सप्लायर ने सप्लाई कर दी किसी अन्य रजिस्टर्ड बंदे को, उस सप्लाई की बेसिस के ऊपर मैंने ले लिया टैक्स, उसी सप्लाई की बेसिस पे मैंने ले लिया फर्दर टैक्स, और जो मैंने परचेजेस की हुई थी उसके ऊपर मैंने इनपुट क्लेम कर लिया। और यहां पे मैंने इनपुट क्लेम करते हुए वर्ड क्या बोला था? सपोज सिनेरियो बनाया ना, एग्जांपल दी मैंने आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, रजिस्टर्ड सप्लायर supplied goods to unregistered पर्सन, ये लिख लें अपने पास, एग्जांपल लिख लें, ऑफ रुपीज 200। ये एग्जांपल आप लोगों के सामने आ चुकी है, ठीक है जी, इसको अपने पास लिख लें। इस एग्जाम्पल का आंसर नीचे आपके सामने है। मेरे भाई क्या आपको बात समझ आई है हसन? चलें क्लास के बाद इसको डिस्कस करते हैं फिर आपके इस मसले को, ठीक है जी। बाकियों को तो आ गई ना समझ? चलें, इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। सर मतलब जब भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को बेच रहा होगा तो हम फर्दर टैक्स कंप्यूट करेंगे। आंसर इज यस और नो? यस, इसका आंसर है यस। जब भी एक रजिस्टर्ड बंदा किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को, जो कि रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड था, अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, उसको जब वो सप्लाई करेगा तो हम फर्दर टैक्स कंप्यूट करेंगे। आप कुछ लिखते नहीं है क्लास में? आप कुछ लिखते नहीं है? चले, बेहतरीन। यस एज अ बॉटम लाइन, ठीक है बेटा। तंजील समझ आ गया? ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया किस चीज का? फर्दर टैक्स का। अब मेरी बात सुनिएगा कि ये किस किस केस पे लगेगा। सारे केसेस पे नहीं लगता, कुछ केसेस पे लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला था इस बंदे के लिए, बस क्लास हम इंशाल्लाह एंड कर रहे हैं कुछ 2-4 मिनट के अंदर। ये जो अनरजिस्टर्ड बंदा है, इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, रिक्वायर्ड टू बी। मतलब इसको रिक्वायरमेंट थी इसके लिए होने की, जिसके लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उसने तो नहीं ना होना। आप सबको एक कटहरे में थोड़ी ले आएंगे। आप सब लोग और मैं कौन हूं? एंड कंज्यूमर है। आप सब लोग और मैं कौन हूं? एंड कंज्यूमर है। यार एंड कंज्यूमर के लिए रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती ना उसके लिए रिक्वायरमेंट। यही पढ़ा हुआ है हमने, एंड कंज्यूमर के लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको इनपुट अपनी जिंदगी में कभी क्लेम नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया कभी क्लेम। अब सुनिएगा बात, आप नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड थे, आप जाते हैं किसी रिटेलर के पास और वो रिटेलर आपको बोलता है क्योंकि तुम अनरजिस्टर्ड हो इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर फर्दर टैक्स भी लगाऊंगा। कभी ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा कोई भी कानून पाकिस्तान में नहीं है। ये जो फर्दर टैक्स लगता है ये उस बंदे के ऊपर लगता है जो क्या था? रिक्वायर्ड टू बी। यार आई कुछ बात समझ? तो इसके साथ मेंशन कर लें प्लीज, अच्छा सा बड़ा सा करके मेंशन कर लें, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, रिक्वायर्ड टू बी ठीक है ना, रजिस्टर्ड अंडर कहां पे? सेल्स टैक्स एक्ट में, ठीक है ना। ये उस बंदे के लिए है, तो एंड कंज्यूमर के लिए रिक्वायरमेंट, इसका मतलब उसको 18% का 18% ही लगेगा। ये बात समझ आई है? यार ये न्यूमेरिकल में वो टेस्ट करता है चीज, ये चीज न्यूमेरिकल में वो टेस्ट करता है। मेरी बात को गौर से सुने, फर्दर टैक्स कहां पे लगता है? उस बंदे के ऊपर जब एक रजिस्टर्ड सप्लाई करे अनरजिस्टर्ड को और वो अनरजिस्टर्ड रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड हो। अगर वो नहीं है रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड तो फर्दर टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये सजा है एक तरह की। और सजा किसको दी जाती है? जिसको हमने कोई काम करने का बोला और उसने वो काम ना किया। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जब होलसेलर को बोला था, ए होलसेलर जाओ और अपने आप को जाके रजिस्टर करवाओ, और वो नहीं हुआ, तो हमने बोला अच्छा ऐसा है, तो अब तुम जितनी भी परचेजेस करोगे ना किसी से, जब भी कोई बंदा तुम्हें सप्लाई करेगा ना तो तुम्हारे ऊपर मजीद एक लानत भेजेगा 4% की। कुछ आई बात समझ? सब साथ है मेरे पास। अल्लाह हाफिज।